ओके, सो गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे सीएस प्रोफेशनल के ग्रुप नंबर 1 ईएसजी का चैप्टर नंबर 18। चैप्टर नंबर 18 अपने आप में एक ही चैप्टर है रिस्क मैनेजमेंट का, जो एग्जाम में 20 मार्क्स का आता है। मतलब ये एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया अपन लोगों ने, इसके अंदर 20 मार्क्स शॉर्ट शॉर्ट अपने जो आ जाएंगे। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, लेंदी है, पर लॉजिकल बहुत ज्यादा है। एक बार आपने रिस्क का कॉन्सेप्ट समझ लिया तो वही सेम तरह की रिस्क सब्जेक्ट लगेगी और मेजरमेंट के तरीके अपने को यहाँ पर पढ़ना है। लास्ट क्लास में कुछ केस स्टडीज दिए के बारे में बात करेंगे, और अगर समय रहता है अपने पास में ठीक ठाक, करेंगे कि एक बार क्वेश्चंस भी देख लें जो अभी तक इंस्टीट्यूट ने पूछे। सीधे लेकर के चलता हूँ आप लोगों को पर। और चैप्टर नंबर 18 जो, तो चैप्टर नंबर 18 का नाम है रिस्क मैनेजमेंट। 20 मार्क्स का कंफर्म श्योर शॉर्ट एग्जाम में क्वेश्चन आना है। चार क्वेश्चन 5-5 मार्क्स के इसमें से आते हैं। टोटल 8 क्वेश्चन आएंगे, ऑप्शन में आता है 5 और 5 है, इसमें से जो क्वेश्चन हमें एग्जाम में वो कर सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। व्हाट इज रिस्क? रिस्क का मतलब क्या? तो देखो, रिस्क का मतलब ऐसी कोई भी वो चीज जो हमें अपना ऑब्जेक्टिव, अपना गोल अचीव करने में रोक। जैसे कि मान लीजिए आप एक बिजनेस चालू कर रहे हैं, आप किसी जगह पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ये रिस्क है यार, बिजनेस लगाने पर मेरा पैसा डूब ना जाए, तो पैसा डूब सकता है, इसे हम क्या कहते हैं? रिस्क। तो ऐसा कह सकते हैं कि रिस्क इज द अनसर्टेन इवेंट जो हमें अपना ऑब्जेक्टिव, अपना गोल अचीव करने में थोड़ी सी हिंड्रेंस, परेशानी जो है वो पैदा कर सकता है। एक बात और ध्यान रखना, रिस्क की जब डेफिनेशन पढ़ते हैं तो पता चलता है कि रिस्क पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह की हो सकती है। ऑल्दो हमारा स्टडी मटेरियल सिर्फ नेगेटिव रिस्क कवर करता है, इन प्रिंसिपल बोलता है कि पॉजिटिव अगर कुछ भी आपके साथ में अनसर्टेन होने वाला है, उसे इग्नोर कर दो, वो जब होगा तब देखेंगे। अभी तो आप सिर्फ किसका ध्यान रखो? नेगेटिव का ध्यान रखो, उसे मैनेज करने की कोशिश करो। तो रिस्क मतलब ऐसी कोई भी वो चीज जो ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करने से रोक रहा है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी बोलता है पॉसिबिलिटी ऑफ द लॉस, इंजरी, या कोई भी अदर एडवर्स सर्कमस्टांस अगर आ सकता है तो उसे ही रिस्क कहा जाता है। देखो, आप कोई सा भी बिजनेस करो, हर बिजनेस में तो, और नीचे जाकर के बात करता हूँ, बिजनेस के बारे में बात नहीं भी करें, किसी भी काम को कर रहे हैं तो उस काम को करने के में रिस्क है। जैसे कि गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी चलाने में रिस्क है कि हमारा एक्सीडेंट होता है। कहीं पर बाहर जा रहे हैं तो ऐसा चांसेस है एक्सीडेंट होता है, या कुछ भी हो सकता है। आपने एफडी में पैसा इन्वेस्ट करा और रिस्क है कि बैंक में डूब जाए। आपने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया, स्टॉक मार्केट डूब सकता है। वैसे ही जब आप अपने पैसों से बिजनेस करते हैं, बिजनेस में भी अलग अलग तरह के रिस्क जो है वो आती है। इस चैप्टर में हमारा काम यही है कि हम उन रिस्क को समझें और कैसे उन रिस्क को मेजर या मैनेज किया जा सकता है, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। हर बिजनेस जो है वो रिस्क कैरी करता है। कभी भी आप रिटर्न नहीं कमा सकते जब तक रिस्क नहीं लेंगे तब तक। आपके पास में अगर 1 लाख रुपए कैश रखा हुआ है, तो आप चाहें तो उसे बैंक में जमा कर सकते हैं, आप चाहें तो स्टॉक मार्केट में जमा कर सकते हैं, आप चाहें तो उससे गैम्बलिंग सट्टा भी लगा सकते हैं। अगर आपने पैसे को अपने घर पर ही रखा तो उससे रिटर्न आपको कितना मिलेगा? जीरो। ऑल दो रिस्क भी कैसी हो जाएगी? 0 to 1%। सिर्फ एक ही रिस्क है, घर से पैसा चोरी ना हो जाए। पर अगर आप पैसे को कहाँ लगा देते हैं? फिक्स्ड डिपॉजिट के अंदर, तो रिटर्न कितना मिलेगा? 6%। पर थोड़ी सी रिस्क बढ़ जाएगी, यार बैंक डूब ना जाए। पर अगर आप पैसा लगाते हैं स्टॉक मार्केट में, तो जो रिटर्न 6% का मिल रहा था वो लगभग बढ़ करके हो जाएगा 15 से 18% का। पर रिस्क भी जो है वो स्टॉक मार्केट में एफडी के कंपैरिजन थोड़ी सी ज्यादा है। वैसे ही अगर आप सट्टा लगाएं कि आज जो मैच है इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का, उसमें कौन जीतेगा, तो सट्टा लगाने पर आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। अगर आपने करेक्ट गैस किया कि इंडिया जीतेगी और इंडिया जीतेगी, तो शायद तक आप एक ही दिन में, एक दिन की बात कर रहा हूँ, इवन एक T20 में जो 3 घंटे चलता है, तो उस 3 घंटे में आप शायद 70% 80% का रिटर्न कमा ले। हाँ या ना? पर रिस्क कितना है कि इंडिया हारी और आपका 100% पूरा का पूरा पैसा डूबा। तो बिजनेस कोई सा भी करो, हर बिजनेस, हर एक्टिविटी को करने के पीछे रिस्क है, और रिस्क लेना जरूरी। क्यों? क्योंकि जब तक रिस्क नहीं लेंगे तब तक हमें रिटर्न मिलेगा ही नहीं। तो अगर रिटर्न कमाना है तो रिस्क तो लेनी पड़ेगी। रिस्क को कंप्लीटली एलिमिनेट कर सकते हैं क्या? नहीं। इस बात को बिल्कुल अच्छे से समझ लो, बिल्कुल समझ लो कि किसी भी, कोई भी इंसान किसी भी तरीके से रिस्क को जीरो कर ही नहीं सकता। आप कहीं पर गाड़ी से जा रहे हैं, ऐसे केस में एक्सीडेंट होने का खतरा है, तो आप क्या कर सकते हैं? हेलमेट पहन सकते हैं, गाड़ी स्लो चला सकते हैं, सिग्नल पर रुक सकते हैं। पर फिर भी हाई चांसेस है, या फिर भी चांसेस है कि सामने वाला पर्सन रॉन्ग साइड से आकर आपका क्या कर दे? एक्सीडेंट कर दे। तो रिस्क को कभी भी कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते, पर रिस्क को क्या किया जा सकता है? कम किया जा सकता है। रिस्क कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, इट कैन ओनली बी कंट्रोल्ड और रिड्यूस्ड। पुअर रिस्क मैनेजमेंट जो है वो हिडन कॉस्ट है। अगर आपने रिस्क को मैनेज नहीं किया तो ऐसे केस में आपके ऊपर ज्यादा बर्डन जो है वो आ सकता है। रिस्क एंटिसिपेट नहीं करी तो नुकसान आप ही का हो।
कोई एडवांटेज आपको नहीं मिलता जब तक आप रिस्क को बढ़िया तरीके से मैनेज नहीं करेंगे तब तक। बराबर। रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? रिस्क को मैनेज करना। रिस्क को मैनेज करने का मतलब क्या? देखो, अभी अपन ने पढ़ा कि हर बिजनेस के अंदर रिस्क है क्या? 100% है। क्या रिस्क को हटा सकते हैं क्या? नहीं। पर रिस्क को कम की जा सकती है। देखो, गाड़ी चलाने पे रिस्क है कि एक्सीडेंट हो सकता है, तो इसका उपाय ये नहीं है कि गाड़ी चलाना बंद कर दें। एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएंगे? फास्ट ट्रेवल करने के लिए, आजकल ट्रांसपोर्ट करने के लिए गाड़ी, एयरप्लेन या फिर कार की जरूरत तो है। रिस्क भी है। हमें क्या करना चाहिए? हम इंश्योरेंस ले सकते हैं, हम गाड़ी धीरे चला सकते हैं, हम समय से 10 मिनट पहले निकल सकते हैं, मैनेजमेंट किया जा सकता है। तो वैसे ही जब हम बात कर रहा हूँ कि बिजनेस के अंदर की जो रिस्क है उसे भी जीरो नहीं किया जा सकता, तो मैनेज किया जा सकता है। द सेट ऑफ प्रोसीजर। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ प्रोसीजर, आइडेंटिफाई, अंडरस्टैंड, असेस एंड मैनेज द रिस्क, इंक्रीजिंग द चांसेस ऑफ सक्सेस while minimizing the failure। रिस्क है, फेलियर आ सकता है, और उस फेलियर को कंट्रोल और कंटेन किया जा सकता है अगर आप पहले से ही उसे एंटिसिपेट करके उसके अगेंस्ट में क्या ले ले, मेजरमेंट ले ले। जैसे कि सामान आ रहा है दुबई से बाय शिप, पानी के रास्ते से सामान आ रहा है, तो चांसेस है कि शिप क्या हो सकता है? डूब सकता है। शिप डूबे या ना डूबे वो आपके हाथ में नहीं, वो तो नेचर के हाथ में। हाई टाइड्स होगी तो शायद शिप डूब जाए, पर आपके हाथ में क्या है? उसका इंश्योरेंस करवाना कि अगर जहाज इन केस डूबा भी तो मेरा जो सामान 10 लाख रुपए का शिप में, तो 10 लाख रुपए का नुकसान ना होगा, मैं इंश्योरेंस करवा लूंगा। और अगर मान लो जहाज डूबा भी तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे 10 लाख रुपए देती, और मेरी जेब से सिर्फ गए कितने? 50,000 प्रीमियम के। हाँ या ना? तो इस तरीके से रिस्क को मैनेज किया जा सकता है। रिस्क मैनेजमेंट आप करते हैं तो वो वैलिडेट करता है कंप्लायंस विद द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये क्यों बोल रहा है? कभी कभी कुछ एक्ट के अंदर ही लिखा हुआ है कि रिस्क को मैनेज करना कंपलसरी है। जैसे कि आप जब सेबी एलओडीआर पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि रिस्क मैनेजमेंट करना कंपलसरी है। जब आप लोग रेरा पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि प्रमोटर को अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का इंश्योरेंस करवाना कंपलसरी है। तो इंश्योरेंस करवाना इज वन ऑफ द काइंड ऑफ रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक। प्रमोट द अकाउंटेबिलिटी। जब आप रिस्क मैनेजमेंट करते हैं तो इससे जिम्मेदारी की भावना भी जो है वो जागती है। परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जा सकता है, प्रोडक्टिविटी को चेक किया जा सकता है। रिस्क को इवोल्यूशन के बारे में बात करें तो देखो, शुरुआत के समय में आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले जो रिस्क होती थी कौन सी होती थी? आग लगना, बाढ़ आ जाना, फ्लड है, सुनामी है, ये सब रिस्क हुआ करती थी। पर जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, जैसे जैसे ह्यूमैनिटी इवॉल्व हुई, वैसे वैसे साथ साथ में रिस्क भी इवॉल्व हुई है। पहले जब कंप्यूटर नहीं था तो कोई साइबर रिस्क भी नहीं थी, पर आज कंप्यूटर है तो साइबर रिस्क भी है। पहले कंप्यूटर नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो कोई आपका डाटा चुरा नहीं सकता था, उसे चेंज नहीं कर सकता था, पर आज की तारीख में वो भी हो सकता है। पहले जब एयरप्लेन्स नहीं थे, पहले जब शिप नहीं था, बहुत पुराना समय था, तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेड नहीं होता था। पर क्योंकि अब एक कंट्री से दूसरी ट्रेड होता है तो इंटरनेशनल रिस्क भी आपको फेस करनी पड़ती है। तो जैसे जैसे ह्यूमैनिटी इवॉल्व हुई, जैसे जैसे इंसान आगे बढ़े, वैसे वैसे ही रिस्क भी साथ साथ में बढ़ी। और ऐसा नहीं है कि आज रिस्क कंप्लीट हो चुकी है, आज भी नई नई रिस्क जो है इवॉल्व हो रही है, और हमें फ्यूचर में उसे कंट्रोल करना पड़ेगा। रिस्क मैनेजमेंट में हमारा गोल क्या है? गोल इज टू मिनिमाइज द लॉसेस। लॉसेस को क्या किया जाए? कम से कम किया जाए, और अपॉर्चुनिटी को मैक्सिमाइज किया जाए। देखो, हम पहले ही बात कर चुके हैं, कभी भी रिस्क को जीरो करना पॉसिबल नहीं। आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या कर सकते हैं? रिस्क के इम्पेक्ट को कम कर सकते हैं, रिस्क से नुकसान होने वाला है उसे कम किया जा सकता है। कि अगर इंश्योरेंस नहीं करवाया तो शिप में 10 लाख रुपए का सामान है, वो नुकसान होगा। इंश्योरेंस करवा लिया तो नुकसान सिर्फ 9.5 लाख रुपए का होगा। क्यों? 50,000 रुपए की इंश्योरेंस प्रीमियम तो अभी भी आपको पे करनी पड़ेगी। कॉस्ट रिस्क मैनेज करने की भी होती है, पर रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू आप क्या कर पाएंगे? बढ़िया तरीके से रिस्क को मैनेज कर लेंगे और नुकसान को थोड़ा सा कम कर पाएंगे। रिस्क मैनेजमेंट के एडवांटेजेस क्या होते हैं? देखो, रिस्क मैनेजमेंट आपका पैसा बचाता है कहाँ पर? लॉन्ग रन में। देखो, ये तुम ऐसा बोल सकते हो कि यार देखो, मेरे दोस्त का जहाज आया वो तो नहीं डूबा, का जहाज नहीं डूबा वो बात अलग है, पर 100 में से एक बार भी जहाज डूब गया तो आपका तो 10 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो रिस्क मैनेजमेंट आपको क्या करता है? मनी। हम गाड़ी का इंश्योरेंस लेते हैं, गाड़ी का इंश्योरेंस इस चीज के लिए थोड़ी ले रहे हैं कि हम एक्सीडेंट कर देंगे इंश्योरेंस। क्यों ले रहे? कि गलती से अगर 10 बार में कभी एक बार हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, तो जो गाड़ी का खर्चा है, जो सामने वाले को लगी है उसके मेडिकल का खर्चा है, वो हमें ना बियर करना पड़े, और कहाँ से काम चल जाए? इंश्योरेंस कंपनी। तो हमारी मनी लॉन्ग रन में बचाने का काम करता है, हमें अपॉर्चुनिटी के लिए प्लान और प्रिपेयर करने में मदद करता है। हम अपनी एक स्ट्रेटेजी अच्छी बना पाएंगे अगर रिस्क मैनेजमेंट होगा तब। आगे चल करके पढ़ेंगे, इंटरेस्ट रेट रिस्क भी एक होती है। मतलब क्या? कि जैसे मान लीजिए मैंने लोन लिया,
मान लीजिए आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा कि इंटरेस्ट भी दो तरह का होता है, एक होता है फिक्स्ड और एक होता है फ्लोटिंग। अगर आपने फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया, रिस्क क्या है, यार देखो आज अपन ने लोन लिया तो मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा था, 7, और अपने को 5 साल तक कितना रेट पे करना पड़ेगा, 7। बाद में मार्केट में कंडीशन ईज ऑफ हुई, इन्फ्लेशन की जगह रिसेशन आया और मार्केट में पैसा सस्ता हो गया, तो मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 4%, पर आप कितने पे कर रहे हो, 7। तो आपने अगला जो लोन लिया वो कितने पे ले लिया, फ्लोटिंग पे, और जैसे ही आपने फ्लोटिंग पर लिया वैसे ही मार्केट में रेट क्या हो गया, बढ़ना चालू हो गया, इन्फ्लेशन आ गया जिसकी वजह से रेट जो बढ़ता चला गया। तो ये रिस्क तो हमेशा है, आप इसे क्या कर सकते हैं, मैनेज अगर कर लेंगे तो ऐसे केस में एक बेटर स्ट्रेटेजी जो है वो बना पाएंगे। रिस्क मैनेजमेंट आपको ये करने में मदद करता है। रिलायबिलिटी और रेपुटेशन भी स्टेक होल्डर्स के बीच में उससे होती है, और स्टेक होल्डर का भरोसा बढ़ता है कब, उस कंपनी में जिस कंपनी का रिस्क मैनेजमेंट अच्छा होता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर आए हैं कोचिंग में, मान लीजिए यहाँ पर आग लगने का खतरा तो है ही सही, हाँ या ना, हर जगह आग लगने का खतरा एक बेसिक खतरा है। हर कंपनी क्या करती है, फायर मैनेजमेंट का ध्यान रखती है। जैसे अभी बाहर पाइप लग रहे हैं, वो क्यों लग रहे हैं, हम ये थोड़ी चाहते हैं कि हमारे किसी भी एक्शन से आग लगे, पर अगर लग जाए तो हमारे पास में क्या हो, मैनेजमेंट करने का तरीका। और इससे क्या होगा, जो पेरेंट्स यहाँ पर काउंसलिंग क्या लेंगे उनको क्या मिलेगा, भरोसा, कि देखो इन्होंने क्या कर रखा है, प्रिवेंटिव एक्शन ले रखा है कि अगर आग लगी भी तो इनके पास में क्या है, उसका मेजरमेंट है। तो रिस्क मैनेजमेंट आपको अश्योरेंस प्रोवाइड करने का काम भी करता है। रिस्क मैनेजमेंट की अगर अपन बात करें तो रिस्क मैनेजमेंट 4 स्टेप के अंदर चलता है। सबसे पहली स्टेप कौन सी है, रिस्क को ढूंढना, दूसरा उस रिस्क का एनालिसिस करना, तीसरा उस रिस्क की स्टडी करना, और बाद में उस रिस्क को हैंडल करना। और ये हैंडल करना ही एक्चुअली क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट। सबसे पहले स्टेप कौन सी है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन। आपको ढूंढना है जो काम आप कर रहे हैं, जो बिजनेस आप कर रहे हैं, उस बिजनेस के अंदर कितनी तरह की रिस्क जो है वो एग्जिस्ट करती है। द फर्स्ट एंड मोस्ट क्रिटिकल स्टेज इज फाइंडिंग ऑल द पोटेंशियल लॉसेस और गेन। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी कंपनी के सीनियर ऑफिसर्स के साथ, अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ, या जिन्हें मार्केट का एक्सपीरियंस है, रेप्यूटेशन है जिनकी, जिन्हें मार्केट बहुत अच्छे से समझ में आता है, सीनियर मैनेजमेंट के साथ बैठो, उनसे बात करो और समझो कि यार हमारे इस बिजनेस में कितने तरह की रिस्क है। क्योंकि देखो जब पता होगा कि रिस्क कितनी है तो ही रिस्क को मैनेज किया जा सकता है। अगर ये पता ही नहीं होगा कि रिस्क कितनी है तो आप क्या करोगे, 10 में से 4 रिस्क आपको पता चली, 4 को मैनेज कर लिया, जो 6 रिस्क आपसे छुपी, 6 रिस्क आपने आपको इतना एक्सपोज कर दिया कि शायद आपको बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा हो जाए और बिजनेस बंद करना पड़ जाए। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज ही कौन सी है, सारी रिस्क को ढूंढना। देखो आपने सारी रिस्क ढूंढी और उनमें से 2 को मैनेज नहीं किया तो चलेगा, पर सारी रिस्क ढूंढी ही नहीं और 2 क्या हो गई, अननोटिस, तो उनका नुकसान बड़ा आ सकता है। बराबर बात। The first and most critical stage is finding all the potential losses threatening the firm. Unidentified risk cannot be controlled. आप कंट्रोल सिर्फ किसको कर सकते हो, जिसको आइडेंटिफाई कर चुका है उसको। सरप्राइज टेस्ट जो होता है वो, सरप्राइज टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना मुश्किल है, पर जो टेस्ट इंस्टीट्यूट बोल चुका है कि 22 तारीख से चालू होगी एग्जाम, उनके लिए प्रिपेयर करना आसान है। तो हमेशा अनआइडेंटिफाइड जो चीज है उसे कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल है। डिटेक्ट ऑल द प्रोजेक्ट रिस्क, मैक्सिमाइज द अपॉर्चुनिटी, मिनिमाइज द सेटबैक, फ्यूअर सरप्राइजेस ड्यूरिंग डिलीवरी। कोशिश करो कि जब आप काम कर रहे हो उस समय पर आपको कोई भी सरप्राइज नहीं मिलना चाहिए। सप्लाई द डाटा फॉर द नेक्स्ट स्टेज। आप जब रिस्क मैनेजमेंट से, रिस्क आइडेंटिफिकेशन से रिस्क ढूंढते हैं तो उन्हें बाद में फर्दर किया गया जाता है, एनालाइज किया जाता है। एक प्रोसेस दी हुई है रिस्क आइडेंटिफिकेशन की स्टेप, कि किस तरीके से कंपनी अपने रिस्क को आइडेंटिफाई करेगी। इसे इंपॉर्टेंट भी चाहे तो अपन मार्क कर सकते हैं, ऑल्दो ये अभी तक आया नहीं है, आया भी एक बार शायद एग्जाम में, तो एग्जाम में आ भी चुका है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैसे एक कंपनी अपनी सारी रिस्क को आइडेंटिफाई करेगी। तो सबसे पहले आपको एक सिस्टमेटिक प्रोसेस बनाना है जिसके अंदर प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव लिखाओ और प्रोजेक्ट के सक्सेस फैक्टर लिखो। सक्सेस फैक्टर का मतलब क्या, कि कैसे पता चलेगा कि प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ या फेलियर। ये पता होगा ना प्रोजेक्ट की सक्सेस क्या है, तो पता चल जाएगा कि सक्सेस के आड़ में कितनी चीजें, और वही क्या है, आपकी रिस्क। दूसरा, गैदर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। अलग अलग जगह से आपको क्या करना है, रिस्क ढूंढना है। ध्यान रखिए जहां से आप रिस्क की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वो इंफॉर्मेशन रिलायबल हो, वो इंफॉर्मेशन हाई क्वालिटी हो। आप ऐसा नहीं कि हर एरे गेरे जो बाहर आदमी रोड पर घूम रहा है उससे पूछ रहे हैं कि बताओ मेरे बिजनेस की रिस्क कितनी है। आपको किससे पूछना है, प्रोफेशनल से पूछना है। आप जब जाने पहचाने और पढ़े लिखे इंसान से पूछोगे जिसको उस फील्ड का आइडिया है, वही आपको रिस्क बता पाएगा। मेरा पूरा जीवन निकल गया लेट्स से एजुकेशन के अंदर, और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि सर एक्सपोर्ट करने पर क्या रिस्क होती है,
तो एक्सपोर्ट करने के रिस्क बताने के लिए मैं अच्छा पर्सन नहीं, तुम मुझसे एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड क्या रिस्क है वो बता सकते हो, वो मैं तुम्हें मदद कर सकता हूँ। तीसरा, अप्लाइंग द टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। चॉइस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द रिस्क एंड द ऑर्गेनाइजेशन मैच्योरिटी। आप किस तरीके से रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे। रिस्क आइडेंटिफाई करने के अलग अलग टूल्स और टेक्निक होती है। कौन सी कंपनी कौन सा टूल यूज करेगी या कौन सी टेक्निक यूज करेगी वो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन का नेचर क्या है, कौन सी तरह की रिस्क को अपने को ढूंढना है। डॉक्यूमेंटिंग, अगर आपको एक बार पता चल गया कि इतने तरह के रिस्क है, उन सारी रिस्क को अपने को क्या करना है, रिस्क रजिस्टर के अंदर रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड इन द रिस्क रजिस्टर एंड रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर विद द कॉजेज एंड कंसीक्वेंस। पूरी प्रोसेस को क्या कर दिया जाएगा, डॉक्यूमेंट कर दिया जाएगा। रिकॉर्ड द अप्रोच, पार्टिसिपेंट, स्कोप टू इज द फ्यूचर प्रोजेक्ट। जितनी भी रिस्क आई वो रिस्क किन वजह से आई, क्यों आई, उन सभी को क्या कर लो, लिख लो, ताकि फ्यूचर के जो प्रोजेक्ट हो उनमें हमें मदद हो पाए रिस्क को आइडेंटिफाई करने में। एंड द लास्ट वन इज द प्रोसेस इफेक्टिवनेस। जिस प्रोसेस से रिस्क को आइडेंटिफाई कर रहे हो समय समय पर उस प्रोसेस को भी चेक करते ना कि ये प्रोसेस एक्चुअली में रिस्क को आइडेंटिफाई करने में मदद कर भी रही है या नहीं। हाँ या ना, क्या कुछ इसके अंदर दिक्कत। सेकेंड स्टेप कौन सी है, रिस्क का एनालिसिस। आपने सबसे पहले क्या कर दिया, रिस्क आइडेंटिफाई करी। अब सारी आइडेंटिफाइड रिस्क अपने को कंट्रोल करना हो ये जरूरी तो नहीं। जैसे कि मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ और बैठा मैं 4 5 10 लोगों के साथ और पूछा मैंने कि यहाँ पर पढ़ाने में क्या रिस्क है, तो सब लोगों ने अलग अलग रिस्क बताई कि पढ़ाते पढ़ाते लाइट जा सकती है, पढ़ाते पढ़ाते कैमरा खराब हो सकता है, फोन में अगर आपने साइलेंट नहीं किया तो आवाज से डिस्ट्रप्शन आ सकता है, किसी ने मुझे बोला कि छत गिर सकती है। छत का गिरना भी क्या है, वन ऑफ द रिस्क। तो लिखवा तो मुझे सब लोगों ने दिया, पर कैमरा खराब ना हो जाए, लाइट ना चली जाए, माइक बंद ना हो जाए, बैटरी खत्म ना हो जाए, इन सब चीजों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। पर छत गिर जाए इसको मैं मैनेज नहीं करूंगा, ऑल्दो ये रिस्क तो है पर मैं इसको क्या कर दूंगा, इग्नोर। तो क्या सारी रिस्क को मैनेज किया जाएगा, नहीं। हम देखेंगे कि रिस्क का इम्पैक्ट कितना है और रिस्क की प्रोबेबिलिटी कितनी है, क्या चांसेस है कि ये रिस्क अकर हो सकती है। तो आफ्टर आइडेंटिफिकेशन, एनालिसिस हेल्प द डिटेक्ट एंड मैनेज द प्रॉब्लम दैट कुड jeopardize द बिजनेस एफर्ट। मतलब रिस्क को आइडेंटिफाई करने के बाद एनालिसिस हमें मदद करता है ताकि हम ये पता कर पाए, प्रॉब्लम को मैनेज कर पाए, जिससे हमारे बिजनेस एफर्ट में क्या आ सकते हैं, जेओपर्डाइज हो सकता है, मतलब डिस्टर्बेंस जो है वो पैदा हो सकता है। पोटेंशियल डेंजर लिस्ट करो, कैलकुलेट द लाइकलीहुड। लाइकलीहुड का मतलब ही क्या होता है, प्रोबेबिलिटी। लाइकलीहुड का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी। अरे मैंने बोला तुमको कि छत गिरने की भी रिस्क है, पर छत गिरने की रिस्क शायद 1 लाख में एक बार आएगी। मैं 1 लाख बार यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, उसमें से शायद एक बार किसी समय पर छत क्या है ऊपर से गिर जाए। हाँ या ना, तो मुझे क्या कंसीडर करना है, लाइकलीहुड कंसीडर करना है। एनालिसिस मस्ट बी इम्पार्शियल एंड द सेक्टर स्पेसिफिक। हर सेक्टर अलग अलग होता है तो हर सेक्टर का रिस्क एनालिसिस भी अलग अलग होगा। मे यूज सिनेरियो बेस्ड एनालिसिस। सिनेरियो बेस्ड एनालिसिस आप उसके अंदर पढ़ते हैं कैपिटल बजटिंग के अंदर कि ये फैक्टर चेंज हुआ तो इसका प्रोजेक्ट पर क्या इंपैक्ट आया, ये फैक्टर चेंज हुआ तो इसका प्रोजेक्ट पर क्या इंपैक्ट आया। रिस्क एनालिसिस हमें मदद करता है एंटिसिपेट करने में प्रॉब्लम को, जब हम प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं उसी समय पे डिसाइड करने पर कि प्रोजेक्ट हमें कंटिन्यू करना है या नहीं। वर्क प्लेस की सेफ्टी को इंप्रूव कौन करता है, रिस्क की एनालिसिस। अगर हमने रिस्क आइडेंटिफाई करी, रिस्क को एनालाइज किया, तो वर्क प्लेस सेफ्टी को बेटर किया जा सकता है। जैसे रिस्क पता चली कि यार आग लगने का डर है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, एनालिसिस करके फायर मैनेजमेंट लगाएंगे, तो उससे क्या होगा, वर्क प्लेस की थोड़ी सी सेफ्टी अपनी बढ़ेगी। प्रिपेयरिंग फॉर द फेलियर्स, अगर आपको ये पता होगा कि रिस्क है कितनी, आपको ये पता है कि इस रिस्क से नुकसान हो सकता है, तो ऐसे केस में आप फेलियर, वैसे तो आप मैनेज करोगे पर आप फेलियर के लिए भी एक मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे। जैसे अगर मैंने मान लीजिए सट्टे में पैसे लगाए 50,000 रुपए, ऑल्दो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसका मैनेजमेंट करूं, मतलब पूरे पैसे ना लगाऊं, एक सर्टेन अमाउंट सिर्फ उसके अंदर लगाऊं, पर फिर भी मेरे दिमाग में ये है कि मैक्सिमम नुकसान कितने का हो सकता है, 50,000 का। तो मैं एक फेलियर के लिए क्या हूँ, प्रिपेयर्ड हूँ कि इतना नुकसान हो सकता है। पर ये होगा कब, जब एनालिसिस कर लिया होगा तब। बराबर। एक कॉन्सेप्ट अपन लोगों ने एसएमसीएफ के अंदर पढ़ा है, वैल्यू एट रिस्क का, वार जिसे बोलते हैं। वैल्यू एट रिस्क बताता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर कितना नुकसान हो सकता है। तो अगर आपने किसी इन्वेस्टमेंट का वार निकाल लिया तो आपको ये पता चल जाएगा कि यार ये जो मैंने पैसा लगाया है इसमें मैक्सिमम रिस्क कितनी है, 10% की रिस्क है। तो मुझे पता है कि 90% पैसा तो अपना सेफ है, तो मैं फेलियर के लिए भी प्रिपेयर्ड हूँ। प्लानिंग फॉर द इन्वायरमेंटल चेंजेस एंड बिल्डिंग द रिस्क मैट्रिक्स। रिस्क एनालिसिस हमें रिस्क मैट्रिक्स बनाने में भी मदद करता है। रिस्क एनालिसिस की प्रोसेस कितने स्टेजेस में चलती है, 2 स्टेज में। सबसे पहला हमारा काम क्या है, थ्रेट को आइडेंटिफाई करना। ध्यान रखना ये भी एक बार एग्जाम में आया जा चुका है, ये भी एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है।
इसका मतलब क्या है, कैसे रिस्क को एनालाइज किया जाएगा? तो सबसे पहले तो क्या करूं, थ्रेट को आइडेंटिफाई हमें करना पड़ेगा। सोर्सेस ऑफ द करंट और पोटेंशियल हैजार्ड, कहाँ से रिस्क आ सकती है ये पता करो। जैसे अगर इंसानों से डील कर रहे हो तो रिस्क क्या है कि वो बीमार हो सकता है, उसकी डेथ हो सकती है, उससे सीरियस इंजरी आ सकती है, या जो आपका की पर्सन है, जैसे कंपनी में KMP बोलते हैं, वो हमें कंपनी छोड़ करके जा सकता है। ऑपरेशन में रिस्क क्या आ सकती है, सप्लाई डिसरप्शन, जो पर्सन हमें रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा था उसकी डेथ हो गई, उसने रॉ मटेरियल सप्लाई करना बंद कर दिया, हमारी कोई सी असेट खराब हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन फेलियर आ गया, जैसे कोविड-19 जो आया था तो उस समय पर डिस्ट्रीब्यूशन फेलियर आ गया था। रेप्यूटेशनल रिस्क क्या है, कस्टमर का जाना या एम्प्लॉय के कॉन्फिडेंस का चला जाना। हमने वैसे तो हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, पर एक्चुअली क्या हुआ, एक बार जो रॉ मटेरियल हमारे पास में आया वो गलत लॉट आ गया था, क्वालिटी गलत आ गई। और एक बार गलत क्वालिटी का रॉ मटेरियल आया तो आउटपुट भी गलत क्वालिटी का निकला, और वो किसके पास चला गया, कस्टमर के पास में। और कस्टमर ने हमारे लिए माइंडसेट बना लिया कि हम एक अच्छी कंपनी नहीं। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, रेप्यूटेशनल रिस्क। एम्प्लॉय का कॉन्फिडेंस भी लूज हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम कुछ अनएथिकल करते हैं और उसके बारे में एम्प्लॉय को पता चल गया, तो एम्प्लॉय का भी मोरल जो है वो डाउन हो जाएगा। प्रोसीजरल रिस्क है कि हम अपने कंट्रोल को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, इंटरनल सिस्टम गलत हो गया, फ्रॉड हो गया हमारी कंपनी में, तो ये प्रोसीजरल थ्रेट है। प्रोजेक्ट का थ्रेट क्या है कि जितना पैसा खर्च करना था उससे ज़्यादा कर दिया, हमने डिले कर दिया, क्वालिटी इशू आ गया। फाइनेंशियल फेलियर क्या आ सकता है कि बिजनेस फेलियर आ गया, मार्केट फ्लक्चुएशन आ गया, रेट चेंज हो गया, फंडिंग नहीं मिली। अरे हमने पैसा बोरो किया फ्लोटिंग रेट पर, और जब बोरो किया था तो 5% पर किया था, और हमें किसी ने बोला था कि ये रेट तो कम होने वाला है, फ्लोटिंग पे बोरो कर लो। पर 5 से 3 होने की जगह वो 5 से कितना हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, तो हमें अब ज्यादा पैसा पे करना पड़ रहा है। ये फाइनेंशियल रिस्क है। कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई तो वो हम अडॉप्ट नहीं कर पाए, ये रिस्क है। कोई हमारे पास जो टेक्नोलॉजी थी वो फेल हो गई, ये एक रिस्क है। नेचुरल रिस्क है भैया, पानी का आना या पानी का बिल्कुल ना आना, डिजास्टर रिस्क है। डिसीज, कोई सी कोविड-19 जैसी कोई डिसीज फैल गई तो भी नुकसान कर सकती है। पॉलिटिकल रिस्क है कि गवर्नमेंट ने टैक्स स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, पॉलिसी चेंज कर दी, पब्लिक ओपिनियन बदल गया, लोगों के अंदर जो ओपिनियन था वो चेंज हो गया। और हमने SMCF के अंदर बिजनेस एनवायरनमेंट नाम का एक चैप्टर होता है, उसके अंदर पढ़ा है कि अगर ट्रेंड में चेंज हो जाए, डेमोग्राफी चेंज हो जाए, तो ऐसे केस में भी बिजनेस पर नुकसान उसका आ सकता है। स्ट्रक्चरल के अंदर डेंजरस केमिकल हो गया, पुअर लाइटनिंग है, फॉलिंग ऑब्जेक्ट, पर सब कुछ बढ़िया चल रहा था। एक मस्त, एक जो हमारा मिस्त्री है, मतलब जो लेबर है, वो काम कर रहा था और उसने मचान बांधी ऊपर काम करने के लिए, और एकदम से मचान की रस्सी लूज हो गई और वो गिर गया। अब उसके गिरने की वजह से जो इन्वायरमेंट ग्रुप वाले लोग हैं वो हमारे पीछे पड़ गए कि आपके यहाँ पर वर्क प्लेस सेफ्टी नहीं। तो ये भी क्या है, वन ऑफ द रिस्क है, इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा क्या, रिस्क एस्टिमेट करो। रिस्क एस्टिमेट करने का मतलब क्या है, अब अपने को पता करना है कि उसके आने के चांसेस कितने, और अगर आ गई तो नुकसान कितना करके जाएगी ये पता कर लो। जैसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है मल्टीप्लाई बाय इवेंट की कॉस्ट कितनी है। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, अगर सर्वर क्रैश हुआ, सर्वर क्रैश होने के कितने परसेंट चांस है, पहली बात तो 20%, और अगर क्रैश हुआ तो 5 लाख रुपए उसे सही करने में लगेंगे। तो रिस्क की वैल्यू कितनी है, 5 लाख मल्टीप्लाइड बाई 20%, दैट इज 0.20, मतलब 1 लाख रुपए की रिस्क किसकी है, सर्वर क्रैश होने की रिस्क है। बराबर, कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय इम्पैक्ट मतलब कॉस्ट। अपन पढ़ के आ रहे हैं, वैसे टॉपिक कौन सा चल रहा है अपना, स्टेप्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेज करने के स्टेप क्या है, जिसमें सबसे पहली स्टेप कौन सी थी, रिस्क का आइडेंटिफिकेशन, दूसरी स्टेप कौन सी थी, रिस्क का एनालिसिस, और अब तीसरा अपन कर रहे हैं रिस्क का असेसमेंट। डिटरमाइनिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ ईच रिस्क टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। सभी तरह के रिस्क हमारे लिए जरूरी नहीं, कुछ रिस्क बहुत काम किए और कुछ रिस्क को धकाया जा सकता है, उन्हें डेफर किया जा सकता है। The process must be organized, disciplined and scaled to the company's size, complexity and the reach. देखो, दो तरह की रिस्क के बारे में यहाँ पर बात दी है, एक है इनहेरेंट रिस्क और एक है रेसिडुअल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क का मतलब क्या, कि अभी हमने रिस्क आइडेंटिफाई कर ली, मैनेज कुछ भी नहीं किया, जितनी रिस्क आपको बिजनेस करने पर पता चली सारी रिस्क को क्या बोलते हैं, इनहेरेंट रिस्क बोलते हैं। इनहेरेंट रिस्क में से आप कुछ रिस्क को क्या करोगे, मैनेज। तो जो रिस्क मैनेज हो गई वो मैनेज रिस्क है, और इनहेरेंट रिस्क में से जो मैनेज नहीं हो पाई उसे कहा जाएगा रेसिडुअल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क का मतलब वो रिस्क जो बिना मैनेजमेंट के किसी भी एक्शन के एग्जिस्ट करती है, और रेसिडुअल रिस्क मतलब मैनेजमेंट को जो करना था वो कर चुकी है, फिर भी ये रिस्क तो अभी भी बची है। पता है वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ रेसिडुअल रिस्क क्या है, अनआइडेंटिफाइड रिस्क।
अनआइडेंटिफाइड रिस्क इज द वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द रेसिडुअल रिस्क। क्या सिर्फ अनआइडेंटिफाइड रिस्क आएगी क्या इसके अंदर? नहीं, हम कुछ रिस्क को खुद से मैनेज करने से मना कर देंगे। जैसे छत का गिरना, किसी ने मुझे बोला कि यार तुम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, छत गिर सकती है, मैंने बोला गिरे तो गिरे, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं कर रहा, तो वो किस में चली जाएगी? रेसिडुअल रिस्क के अंदर कंसीडर होगी। रिस्क दैट रिमेन आफ्टर मैनेजमेंट हैज एड्रेस, रिस्क एड्रेस कर दिया फिर भी ये रिस्क बची है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? छोड़ो इसको। फायर रिस्क इन अ फैक्ट्री इज इनहेरेंट, द रिस्क रिमेनिंग आफ्टर इंस्टॉलिंग द स्प्रिंकलर एंड अलार्म इज रेसिडुअल। आग लगना खतरा है क्या? बिल्कुल बर्बाद। आग लगने के खतरे के लिए हम क्या कर सकते हैं? फायर मैनेजमेंट लगा दिया। अब फायर मैनेजमेंट लगाने के बावजूद भी आग लगने से 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया, तो उसका कुछ नहीं कर सकते। वो क्या है? रेसिडुअल रिस्क है। मतलब जो अपन भगवान के भरोसे छोड़ते हैं कि अब इसका कुछ नहीं करना अपने को, वो क्या है? रेसिडुअल रिस्क में कंसीडर होगी। रिस्क असेसमेंट 6 स्टेप के अंदर होता है। सबसे पहले एक असेसमेंट का क्राइटेरिया निकाला जाएगा। दूसरा, रिस्क को असेस किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटेटिव मेथड फर्स्ट। क्वालिटेटिव मेथड से यहाँ पर इम्पैक्ट निकाला जाता है। बेंचमार्किंग, क्वेश्चनर, वर्कशॉप, इंटरव्यू, सिनेरियो एनालिसिस, ये सब करने के बाद में रिस्क को असेस करते हैं और बाद में क्या निकालते हैं? क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव में निकाला इम्पैक्ट, क्वांटिटेटिव में निकाली प्रोबेबिलिटी कि इसके अकर होने के चांसेस कितने। देखो ध्यान रखना, नॉट ऑल द रिस्क आर क्वांटिफाइबल। सारी रिस्क को क्वांटिफाई कर पाए ये जरूरी नहीं। जैसे कि कस्टमर से जो रिस्क आ रही है, लॉस ऑफ कस्टमर कॉन्फिडेंस, से शायद क्वांटिफाई करना इतना आसान नहीं। कैसे पता चलेगा कि कस्टमर के नाराज होने से कितना नुकसान हो? असेस द रिस्क इंटरेक्शन, रिस्क डू नॉट एग्जिस्ट अलोन, इवन द स्मॉल रिस्क कंबाइंड कैन कॉज द बिग हार्म। ध्यान रखना, रिस्क कभी भी एक अकेली नहीं आती है। एक रिस्क आती है तो वह साथ में 4 और रिस्क को अपने साथ में लेकर के आती है। तो अपने को ध्यान रखना है कि रिस्क इंटरेक्शन मैट्रिसेस, बो टाई डायग्राम, एग्रीगेटेड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये चेक कर लो कि अगर ये रिस्क दो लोगों, 2 और रिस्क के साथ मिलकर के आई तो कितना इंपैक्ट करेगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फायर रिस्क अकेली आएगी, तो ऐसा नहीं है। फायर रिस्क आएगी तो साथ में लॉस ऑफ कस्टमर कॉन्फिडेंस भी आएगा, हाँ या ना? हो सकता है क्राइसिस भी आ जाए, तो इन सब चीजों को मैनेज करना पड़ेगा। रिस्क को प्रायोरिटाइज करो। प्रायोरिटाइज करने का मतलब क्या? सारी रिस्क को एक दर्जा नहीं दिया जा सकता। जिस रिस्क की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, जिस रिस्क का इम्पैक्ट ज्यादा है, या मैं ऐसा बोलूं जिसकी रिस्क वैल्यू ज्यादा है, उसे क्या किया जाएगा? हाई या क्रिटिकल के अंदर उसे मेजर किया जाएगा और उसको फटाफट से पहले मेजर किया जाएगा। कुछ ऐसी रिस्क हो सकती है जिनसे नुकसान ज्यादा बड़ा नहीं, तो ऐसे केस में उनके लिए मेजरमेंट भी कम किया जाएगा। फिर अपन करेंगे रिस्क का क्या? रिस्पॉन्स। और रिस्पॉन्स क्या हो सकता है? एक्सेप्ट, मिनिमाइज, शेयर, अवॉइड और डू कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। अपन क्या कर सकते हैं? रिस्क को एक्सेप्ट क्या बोलेंगे कि ठीक है यार, जो होगा बाद में समझेंगे। मिनिमाइज का मतलब क्या? इंश्योरेंस ले लिया और अपन ने क्या बोला कि अब देखते हैं समझते हैं क्या होगा। शेयर का मतलब क्या? जो बिजनेस पहले मैं अकेला करने वाला था, मैंने बोला कि यार सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं चलाएंगे, पार्टनरशिप चला लेते हैं। जो नुकसान पहले मेरा 1 लाख का होता, अब 50,000 का ही होगा, क्योंकि आधा किसका होगा? मेरे पार्टनर का। मैंने रिस्क क्या कर दी? शेयर कर दी। और रिस्क को क्या कर सकते हैं? अवॉइड। जब तुम्हें पता है कि सट्टा खेलने में 100% पैसा जा सकता है, तो सट्टा क्यों खेल रहे हो? सट्टा मत खेलो, अवॉइड कर दो, तो रिस्क भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, हाँ यार। डू कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का मतलब यहाँ पर क्या है? रिस्क मैनेज करने की कॉस्ट कितनी है और रिस्क वैल्यू कितनी है, दोनों का कंपैरिजन करना। अगर रिस्क आ गई तो मैंने बोला कि रिस्क आने से नुकसान कितना होगा? 50,000 का। किसी ने बताया कि रिस्क वैल्यू कितनी है? 50,000। और उसी ने बताया कि रिस्क मैनेज कितने में हो जाएगी? 60,000 में। हमने बोला नहीं करनी मैनेज, छोड़ दो। मैनेज करके कितना नुकसान हो रहा है? 60। तो मैनेज नहीं करते हैं, कितने का नुकसान होगा? 50 का। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने पर पता चला कि रिस्क को मैनेज करने से कोई फायदा। इफेक्टिव एंड सस्टेनेबल प्रोसेस। जो रिस्क असेसमेंट की आपकी प्रोसेस है वो सिंपल होनी चाहिए, प्रैक्टिकल होनी चाहिए और राइट टेक्नोलॉजी द्वारा सपोर्टेड होनी चाहिए। बोलो हाँ या ना? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत? फोर्थ पॉइंट कौन सा है? हैंडलिंग ऑफ द रिस्क। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा? अपन पढ़ क्या रहे? रिस्क मैनेजमेंट की स्टेप। इसमें सबसे पहले क्या था? रिस्क आइडेंटिफिकेशन। दूसरा, रिस्क एनालिसिस। तीसरा, रिस्क असेसमेंट। और चौथा, रिस्क को हैंडल करना। हालांकि रिस्क हैंडलिंग के अंदर यही आएगा जो अपन ने रिस्क रिस्पॉन्स के अंदर पढ़ा था। रिस्क को कैसे हैंडल करेंगे? रिस्क ओनरशिप मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड। रिस्क को बांट दो, ये रिस्क के लिए तुम रिस्पॉन्सिबल हो, ये रिस्क के लिए तुम रिस्पॉन्सिबल हो, ताकि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी जब होगी तो लोग अपनी अपनी अकाउंटेबिलिटी से उसे मेजर और मैनेज अच्छे से करेंगे। Responsibility and the accountability is allocated when the risk materializes. Affected party inform the authority for the prompt action.
जैसे कि हमने हमारे जो चौकीदार गार्ड है उनको बता रखा है कि देखो भैया यहाँ पर किसी का भी एक्सीडेंट हो जाए तो ये पास वाले हॉस्पिटल में अपन ने बात कर रखी है, फटाफट से बच्चे को कहाँ लेकर के जाना है वहाँ लेकर के चले जाना। तो ये क्या है, अपन ने रिस्क की अकाउंटेबिलिटी दे के रखी है कि अगर एक्सीडेंट हुआ कुछ भी तो आपको बच्चे को लेकर के फटाफट कहाँ जाना है वहां पर। तो ये अपन ने अकाउंटेबिलिटी एलोकेट कर दी कि जैसे ही रिस्क आए, रिस्क का मटेरियलाइज होने का मतलब क्या, रिस्क का अकर होना, जैसे ही रिस्क अकर हुई अफेक्टेड पार्टी अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करती है ताकि वो एक्शन ले सके। जैसे कि हमारे यहाँ पे जो जनरल मैनेजर है तो बोल रखा है कि आग लगे तो फटाफट से क्या करना है, फायर डिपार्टमेंट पे लगा करके फायर ब्रिगेड बुलाना है, बाकी बाद में सब समझेंगे क्या होगा, बराबर। तो अपन ने रिस्क मटेरियलाइज होने पर क्या एक्शन लेना है वो अपन ने पहले से ही बता रखा है। रिस्क को हैंडल करने के लिए क्या क्या ऑप्शन अपने पास में अवेलेबल है। सबसे पहले क्या है, रिस्क अवॉइडेंस, चूजिंग द लेस रिस्की ऑप्शन और अवॉइडिंग द एक्टिविटी। मैंने मना ही कर दिया कि सट्टा खेलना ही नहीं, सट्टा खेलने पर 70% पैसा जा सकता है ना, तो क्यों खेलना सट्टा, मत खेलो, दूसरी जगह पर पैसा इन्वेस्ट कर दो। तो मैंने रिस्क को अवॉइड कर दिया, मैंने रिस्क को रिटेन कर लिया या अब्जॉर्ब कर लिया। मैंने बोला कि सट्टा खेलने पे नुकसान कितना हो सकता है, 100% का, नहीं खेलते सट्टा। एफडी में कितना नुकसान है, उधर एफडी करने से आपके ऊपर नुकसान है, बैंक डूब सकती है। मैंने बोला कि ठीक है, तुम तो पैसा कहाँ लगा दो, एफडी में, और बैंक डूबी तो मैं अपना पैसा बियर करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उसके अकर होने के चांसेस बहुत कम है। तो मैं रिस्क को अपने पास में रखने के लिए तैयार हूँ। मैंने रिस्क को क्या कर लिया, रिटेन कर लिया, मतलब रिस्क को अब्सॉर्ब कर लिया। इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, रिस्क को रिड्यूस कर सकता हूँ। रिस्क को रिड्यूस करने का मतलब क्या, मैंने कोई ऐसा मेजरमेंट लिया जिससे रिस्क कम हो गई। पहले मैं 1 लाख रुपए इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के मैच पर लगा रहा था, किसी ने मुझे बोला कि देखो 1 लाख रुपए मत लगाओ, थोड़ा सा कम पैसा लगा दो। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने 90,000 रुपए लगा दिए म्यूचुअल फंड में, और मात्र 10,000 रुपए कहाँ पर लगाए, स्टॉक उसमें गैम्बलिंग के अंदर लगाए। तो मेरा जो पहले नुकसान कितना हो सकता था 1 लाख का, वो नुकसान मात्र कितने का होगा, 10,000 रुपए का। तो मैंने रिस्क को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, लॉस को मैंने प्रिवेंट कर दिया। या फिर मैंने क्या कर दिया, रिस्क को ट्रांसफर, और रिस्क ट्रांसफर के अंदर अपन लोगों ने पढ़ा है कि आप इंश्योरेंस भी कर सकते हो, इंश्योरेंस के अलावा कोई और कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। इसका एग्जांपल देता हूँ, बाय कॉन्ट्रैक्ट अदर देन इंश्योरेंस। जैसे कि मैंने किसी और को मेरे बिजनेस का पार्टनर बना लिया, पार्टनर बनाते से आधी रिस्क मेरी और आधी रिस्क उसकी, तो ऐसे केस में अपन उसे क्या बोलेंगे कि ये क्या हो गया, रिस्क का ट्रांसफर हो गया। एक बाय टॉट भी होती है, पर ये कोई बहुत ज्यादा काम की बात नहीं। जैसे कि मान लीजिए आपकी कार बाहर खड़ी हुई है, पार्किंग में आपके घर के बाहर ही कार खड़ी हुई है, 4 लोग रात को शराब के नशे में आए और उन्होंने आपकी कार का कांच फोड़ दिया। वैसे तो नुकसान आपकी कार का है, रिस्क थी, पर चिंता मत करो, यहाँ पर पैसा आपको नहीं भरना, आप टॉट का केस फाइल करना, और कोर्ट बोल देगी कि गलती किसकी है, इन लोगों की, वो तुम्हारी कार को रिपेयर करके देंगे। तो रिस्क ट्रांसफर हो गई बाय द वे ऑफ टॉट, बहुत ज्यादा काम की बात ये वाली है नहीं। नेक्स्ट टॉपिक आता है कौन सा, रिस्क मिटिगेशन। आप चाहें तो रिस्क मिटिगेशन को भी रिस्क मैनेजमेंट बोल सकते हैं, ये एक तरीके से रिस्क मैनेजमेंट वाला टॉपिक ही अपना और चल रहा है। टेकिंग द एक्शन टू लेसन द नेगेटिव इम्पैक्ट, जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसे कम करने के लिए जो एक्शन अपन लेंगे, मतलब वही मैनेजमेंट करने के लिए जो एक्शन लेंगे उसे रिस्क मिटिगेट करना बोलते हैं। रिड्यूसिंग और एलिमिनेटिंग द अनएक्सेप्टेबल रिस्क बाय रिड्यूसिंग सीवियरिटी, लाइकलीहुड और द एक्सपोजर। क्या कर सकते हैं, वही जो अपन ने ऊपर पढ़ा, रिस्क को क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो, रिस्क को क्या कर लो, रिटेन, रिस्क को क्या कर दो, रिड्यूस, रिस्क रिस्क को क्या कर दो, अवॉइड, या फिर रिस्क को क्या कर दो, कंबाइन। 2-3 रिस्क को एक साथ ले आओ ताकि ओवरऑल रिस्क क्या हो जाए, कम हो जाए। फाइनेंशियल रिस्क के केस में ये किया जाता है, जैसे शेयर और डिबेंचर दोनों एक पोर्टफोलियो के अंदर ले आओ, तो रिस्क कैसी हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी, हाँ या ना। रिस्क को शेयर कर दो बाय द इंश्योरेंस, या फिर रिस्क को क्या कर सकते हैं, हेज कर सकते हैं। ये मैंने क्लास में भी एग्जांपल दिया था, वापस से वही एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए आपने अमेरिका से डॉलर के अंदर एक लोन लिया, और लोन कितने में लिया, हाँ लेट्स से 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट में, बराबर। लोन ये लिया है कि आपको पूरा पैसा रिपे करना है कब, 3 साल बाद। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है, इंटरेस्ट लास्ट में एक साथ पे किया जाएगा, ठीक है। जब आपने लोन लिया उस समय पर $1 का रेट चल रहा था 75 रुपए, कितना चल रहा था, 75। 3 साल बाद जब आपको पैसा वापस करना है तो देयर आर चांसेस, अभी 3 साल बाद क्या होगा ये पता नहीं है, मैं तो आज ही हूँ यहीं पर, आज पे ही खड़ा हूँ। मैं ऐसा सोचा कि यार $1 आज 75 रुपए का है, 3 साल बाद $1 अगर 100 रुपए का हो गया तो मेरा तो 25 रुपए का नुकसान इस 6% के अलावा हो जाएगा। 6% का इंटरेस्ट तो पे करूंगा ही सही, साथ साथ में 25 रुपए का फॉरेक्स का नुकसान अलग हो जाएगा। मैंने क्या बोला, एक काम करो, जितना लोन मैंने किया है उतने ही अमाउंट की वहां पर क्या कर दो, इन्वेस्टमेंट कर दो। वहीं पर इन्वेस्टमेंट मतलब एक असेट परचेज कर लो, जो असेट में आज वहां पर परचेज करूंगा कितने में, 75 रुपए में, कितने में,
75 में। अगर मान लो बाद में डॉलर का भाव कितना हो गया 100, मेरे को 100 रुपए पे करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर जो असेट मैंने कितने में खरीदी थी 75 में, वो भी कितने की हो जाएगी 100 रुपए की। तो कम से कम ये 25 रुपए का जो नुकसान मेरा हो सकता था वो तो कहाँ से मैनेज हो गया, वहां से। और इसे बोलते हैं रिस्क को हेज करना। क्या बोलते हैं इसे, हेजिंग ऑफ द रिस्क। ये वन ऑफ द एग्जांपल है। हेजिंग बहुत सारी तरह तरह की हो सकती है। जैसे कि अगर शेयर खरीदा हुआ है तो ऑप्शन में नेगेटिव पोजीशन बना लेना, अगर लॉन्ग ले रखा है तो शॉर्ट कर देना, शॉर्ट था तो लॉन्ग कर देना। ये सब कुछ जो है वो हेज करने के अलग अलग रास्ते होते हैं। मैंने सिर्फ एग्जाम्पल में एक ये वाला एग्जाम्पल आप लोगों को दी। क्या यहाँ तक कोई समस्या? फिर आता है फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट को। देखो जो जनरल टॉपिक था वो यहीं तक का था। अब हम एक एक स्पेसिफिक रिस्क के बारे में आगे पढ़ना चालू करेंगे। यहाँ पर अपना काम क्या है, सिर्फ रिस्क के मीनिंग को समझते जाना। बाकी अंदर का कंटेंट जो रिस्क मैनेजमेंट के अंदर पड़ा, वही वाला कंटेंट सब जगह चलता चला जाएगा। सबसे पहले आया कौन सा, फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट। देखो ये रिस्क हमारे बिजनेस में ये है कि अगर मेरी कंपनी में फ्रॉड हो गया तो क्या, फ्रॉड के चांसेस तो है ना कि फ्रॉड हो सकता है, तो फ्रॉड को भी मैनेज करना पड़ेगा। देखो फ्रॉड मतलब है डेलिबरेट एक्ट टू डिसीव फॉर गेन एनी बिहेवियर बाय विच वन पर्सन इंटेंड टू गेन अ डिसऑनेस्ट एडवांटेज ओवर अनदर। जब कोई एक पर्सन जानबूझ करके अपना नुकसान करवाए, मतलब जानबूझ करके मेरा नुकसान करे आपने खुद के फायदे के लिए, तो हम बोलेंगे कि उसने क्या किया है, फ्रॉड किया है। हाँ या ना? जैसे कि तुमने जानबूझ करके, मेरी जो सैलरी 50,000 रुपए की थी, तुमने मुझे कितनी दी, 40,000 रुपीज दी, तुमने मेरे साथ फ्रॉड किया। तुमने कैश सेल्स को बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया ताकि तुम्हें जीएसटी ना पे करना पड़े, तुम्हें इनकम टैक्स ना पे करना पड़े, तो इसे क्या माना जाएगा, फ्रॉड माना जाएगा। एन एक्ट और ओमिशन कॉजिंग wrongful गेन टू वन एंड wrongful लॉस टू अनदर बाय कंसीलमेंट और अदरवाइज, उसे क्या कहेंगे, फ्रॉड। देखो जैसे रिस्क हर जगह एग्जिस्ट करती है ना, वैसे ही फ्रॉड रिस्क भी हर जगह एग्जिस्ट करती है। कौन कब फ्रॉड कर ले कोई आइडिया नहीं, किसी को पता नहीं। हालांकि फ्रॉड रिस्क को मैनेज करने का सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है, जो सीएमएडीडी के अंदर अभी लोग हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 4, एथिक्स। अपने एम्प्लॉइज को क्या सिखाओ, एथिक्स। अगर उन्हें ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब पता होगा तो वो शायद फ्रॉड ना करें। पर फिर भी रिस्क तो है। आपकी कंपनी में रिस्क, फ्रॉड नहीं हुआ, कस्टमर ने फ्रॉड कर दिया, कस्टमर भी तो कर सकता है। हाँ या ना? तो रिस्क फ्रॉड की हमेशा एग्जिस्ट करती है। फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या है, फ्रॉड की रिस्क से जो नुकसान हो सकता है उस नुकसान को कम करने का तरीका, प्रोसेस, उसे क्या कहेंगे, फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट। अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू लोअरिंग द फ्रॉड। और ये कैसे होगा, फ्रॉड को ही कम कर दो तो फ्रॉड की रिस्क भी थोड़ी सी कम हो जाएगी। और वो कैसे होगा, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट, स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इन सब चीजों से। आइडेंटिफाइंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रॉड रिस्क एंड क्रिएटिंग एंटी फ्रॉड प्रोग्राम। फ्रॉड रिस्क को मैनेज करने की भी पहली स्टेप तो कौन सी है, पहले ये पता करो कि कहाँ कहाँ पर फ्रॉड हो सकता है, और उसके बाद में क्या बनाओ, फ्रॉड को मैनेज करने का एंटी फ्रॉड प्रोग्राम बनाओ। फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आई है। तो नई टेक्नोलॉजी क्या करती है, नए लोगों को साथ में लेकर के आई है। जैसे हम लोग अभी पढ़ते हैं डिजिटल अरेस्ट। अब वो डिजिटल अरेस्ट क्या है, आज से 5 साल पहले कुछ होता था क्या, नहीं। पर आज की तारीख में क्या है, आपको फोन आएगा, आपको डराएंगे कि आपने ये किया, और क्या मतलब आजकल इंसान कुछ ना कुछ तो ऐसा कर ही रहा है जिससे डर जाए सामने वाला। हाँ या ना? तो वो अपने को क्या बोलता है कि आपने ये किया, मेरे पास में एविडेंस है, तो आपको क्या कर लिया, डिजिटल अरेस्ट कर लिया, पुलिस के नाम से, गवर्नमेंट अथॉरिटी के नाम से। वैसे ही एक आम आदमी तो है, डरता है बराबर। फ्रॉड रिस्क को मैनेज करने का तरीका भी बिल्कुल आसान है। सबसे पहले क्या करो, फ्रॉड रिस्क को आइडेंटिफाई करो, असेस करो, रिस्पॉन्ड करो, मॉनिटर एंड रिव्यू करो, एंड देन रिपोर्टिंग ऑफ द रिस्क। देखो चैप्टर बहुत बड़ा है, एक एक चीजें याद नहीं कर सकते। कायदे से तुम्हें क्या याद करना है, फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट के सिर्फ ये 5 पॉइंट, बस ये 5 पॉइंट कौन से, अंदर का सेंटेंस तो याद करना ही नहीं है। अंदर का सेंटेंस तो अपन मन से लिखेंगे। मन से कब लिख पाएंगे, जब अपने को फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट का मतलब पता होगा तब, और वो तो अपन ने पढ़ लिया। तो सिर्फ ये पॉइंट याद कर लो, और अंदर का अपन मन से एक एक दो दो लाइन अपने हिसाब से लिखेंगे। तुम एज इट इज भी लिखोगे तो भी 5 नहीं दे रहे, और मन से भी लिखोगे तो भी 4 दे रहे। हाँ या ना? तो अपने को कैसे लिखना है उसको, मन से पूरा एज इट इज याद करने की कोशिश भी नहीं करनी, एक बार पढ़ लो और छोड़ दो। रिस्क मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, कंपनी की। और कंपनी मतलब कौन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, क्योंकि कंपनी तो कौन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, बेचारी खुद से कुछ थोड़ी कर सकती। तो सेक्शन 134 सबसेक्शन 3 का क्लॉज एंड डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि हर कंपनी के डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी कंपनी में रिस्क मैनेज करने के लिए पॉलिसीज बनाए, स्ट्रेटेजी बनाए। कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 134 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 3 क्लॉज एन बोलता है कि बोर्ड रिपोर्ट के अंदर एक स्टेटमेंट लिखा होना चाहिए, डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी। रिस्क मैनेजमेंट की पॉलिसी बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है,
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, इंक्लूडिंग द एलिमेंट ऑफ रिस्क दैट में थ्रेटन द कंपनीज एग्जिस्टेंस। गोइंग कंसर्न पे क्या नुकसान आ सकता है, ऐसी कौन सी रिस्क है जो गोइंग कंसर्न खराब कर सकती है, वो भी आपको आइडेंटिफाई करनी है और उसकी भी रिस्क मैनेजमेंट की पॉलिसी बनानी है। सेबी एलओडीआर रेगुलेशन, ऑफ कोर्स ये सिर्फ लिस्टेड कंपनी के ऊपर लगता है, उन कंपनी को ले डाउन करना पड़ता है प्रोसीजर टू इन्फॉर्म द बोर्ड ऑफ रिस्क असेसमेंट एंड मिनिमाइजेशन, बराबर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही रिस्पॉन्सिबल है फ्रेमिंग, इंप्लीमेंटिंग एंड मॉनिटरिंग द रिस्क मैनेजमेंट प्लान। रिस्क मैनेजमेंट प्लान के अंदर सारे रिस्क एलिमेंट होते हैं, लाइकलीहुड होता है, कंसिक्वेंसेस होते हैं। रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी रिफ्लेक्ट करती है कंपनी के रिस्क प्रोफाइल, डिस्क्राइब द रोल ऑफ द बोर्ड। कंपनी के अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज में एक चीफ रिस्क ऑफिसर भी होता है, कंपनी को एक चीफ रिस्क ऑफिसर अपॉइंट करना है जिसका विजन होता है कि किस तरीके से रिस्क को कम किया जा सकता है। रेगुलेशन नंबर 21 है सेबी एलओडीआर का, जो बोलता है कि हर लिस्टेड कंपनी को क्या बनानी पड़ेगी, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। ये टॉपिक ऐसा लगेगा तुमको छोटू सा कि ये तो क्या ही आता होगा एग्जाम में, ये 2 बार एग्जाम में आ चुका है, एक बार नहीं, कितनी बार, 2 बार। तो इससे क्या मार्क करेंगे अपन, इंपॉर्टेंट। वैसे ध्यान रखना, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के बारे में यहाँ पर सिर्फ एक ही लाइन लिखी है, पर आगे चल करके जब अपन ईएसजी के शुरू के चैप्टर्स पढ़ते हैं 1 2 3 4 5, तो वहां पर वापस से किसके बारे में बात आएगी, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी क्या होती है, कंपोजिशन क्या होता है, वो अपन लोग वापस से पढ़ेंगे। इस चैप्टर के लिए सिर्फ कितना ध्यान रखना है कि लिस्टेड कंपनी के केस में भाई वो क्या बनाना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनानी पड़ेगी। फालतू का क्वेश्चन आ गया, कंपनी सेक्रेटरी का रिस्क मैनेजमेंट के अंदर क्या काम है, व्हाट इज द रोल ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी इन द रिस्क मैनेजमेंट। कोई काम नहीं है, आपका काम सिर्फ क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एडवाइस करना, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं ना अपन, तो अपने को बताना पड़ेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कि देखो यार इतने तरह के रिस्क आ सकती है, ताकि वो उस रिस्क को क्या कर पाए, रिस्पॉन्ड, क्या कर पाए, रिस्क को रिस्पॉन्ड। वो रिस्क को कम करेंगे क्या, नहीं, कम करना, ज्यादा करना, रिटेन करना, अवॉइड करना, ये अपना काम नहीं, ये तो किसका काम है, बोर्ड का। हमारा काम तो सिर्फ क्या है, रिस्क आइडेंटिफाई करने में उन्हें मदद करना। CS as a governance professional enforce a compliance framework to safeguard the integrity and promote the ethical behavior। CS जो है वो की मैनेजरियल पर्सन भी बनता है, तुम लोगों ने सेक्शन 203 पढ़ रखा है, जहां पर लिखा है कि कंपनी सेक्रेटरी कौन होता है, की मैनेजरियल पर्सन। ये एक बार एग्जाम में जरूर आ सकता है कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कंपनी सेक्रेटरी को ध्यान रखना है जब वो बोर्ड लेवल पर ध्यान बात करता है तब। देखो, इस टॉपिक के अंदर रिस्क मैनेजमेंट की कोई बात ही नहीं करी है, उन्होंने सिर्फ क्या बोला है कि CS जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बात करेगा तो किन किन मैटर्स पे बात करेगा। क्या बोला, द ऑर्गेनाइजेशन की रिस्क मैनेजमेंट फिलोसॉफी क्या है, रिलेशनशिप अमंग द ERM एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, उसका परफॉर्मेंस और उसकी वैल्यू। हमारे यहाँ पर रिस्क का कल्चर क्या है, रिस्क एपेटाइट क्या है, रिस्क एपेटाइट का मतलब क्या होता है, कितनी क्षमता, एपेटाइट का मतलब क्या, क्षमता, हम कितनी रिस्क बियर करने को तैयार है, कितनी रिस्क हमें चाहिए और कितनी रिस्क नहीं चाहिए। स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव, इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर जो ऑब्जेक्टिव्स को इम्पेक्ट कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का रिस्क टॉलरेंस, और क्या हमने जो रिस्पॉन्ड किया है वो ऑर्गेनाइजेशन के एपेटाइट, कल्चर, पॉलिसी को अलाइन करता भी है या नहीं। क्या अप्रोप्रिएट कंट्रोल हमने ले रखे हैं या नहीं ले रखे हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो भी बातचीत होगा, देखो हमारा काम ही क्या होता है कंपनी में जाकर के, कम्युनिकेट करने का ही तो काम होता है, सारे स्टेक होल्डर्स को कनेक्ट करने का काम किसका है, कंपनी सेक्रेटरी का। तो रिस्क मैनेजमेंट में भी आपको यही करना है। एंड प्रोसेस फॉर असेसिंग द ऑल 8 ERM कंपोनेंट द टाइम, एंटरप्राइज रिस्क में जितने भी कंपोनेंट हैं उन सब कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करना, असेस करना, ये भी एक कंपनी सेक्रेटरी का काम होता है, बराबर। कोई ज्यादा काम वाली बात नहीं। आज तक एग्जाम में इंस्टीट्यूट ने ऑल दो इसमें से कुछ पूछा नहीं। नेक्स्ट तरह की जो रिस्क आती है वो कौन सी रिस्क है, मैं बता चुका हूं अपने को। अब अपन जो पढ़ रहे हैं वो टॉपिक कौन से पढ़ रहे हैं, इंडिविजुअल रिस्क के बारे में बात कर रहे हैं। अब अपने को पढ़ना है रेप्यूटेशन रिस्क के बारे में। रेप्यूटेशन रिस्क का मतलब क्या होता है, रेप्यूटेशन रिस्क का मतलब क्या, इज्जत के रिस्क, मतलब क्या, कस्टमर या फिर एम्प्लॉय का कॉन्फिडेंस लूज हो जाना। रिस्क फ्रॉम द नेगेटिव परसेप्शन बाय द कस्टमर, शेयर होल्डर, इन्वेस्टर, रेगुलेटर। इन लोगों के मन में जब हमारे लिए हीन भावना, गलत भावना आ जाती है, तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे, क्या रेपुटेशनल रिस्क जो है वो आ गई है। दैट एडवर्सली अफेक्ट द एबिलिटी टू मेंटेन और बिल्ड द बिजनेस रिलेशनशिप। जब आप बिजनेस की इज्जत नहीं बचा पाते हैं, बिजनेस के रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, क्यों, क्योंकि कस्टमर का कॉन्फिडेंस लूज हो गया। जैसे अगर एक बार पता चल गया कि नेस्ले कंपनी जो चॉकलेट बनाती है उसके अंदर मटेरियल ठीक यूज नहीं करती है, या एक बार पता चल गया कि ये जो फूड कंपनी है ये एक्सपायर्ड प्रोडक्ट बेचती है, तो ऐसे केस में वापस से कस्टमर के साथ में कनेक्ट बनाना थोड़ा सा मुश्किल है और बिजनेस चलाने में आपको दिक्कत आ सकती है। यूजुअली इसका कोई डायरेक्ट या इमीडिएट फाइनेंशियल इंपैक्ट नहीं आता है, पर सीरियस लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल कंसिक्वेंसेस आ सकते हैं। कभी कभी तो डायरेक्ट इंपैक्ट भी आ सकता है। अगर तुम लोगों ने सुना हो, कभी देखा तो शायद ही होगा, उस टाइम पर सुना होगा, अभी 2 3 साल पहले एक शायद वर्ल्ड कप हुआ था जहां पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के दौरान उसके सामने कुछ बॉटल्स रखी हुई थी, पानी की बोतल थी, कोको कोला थी और एक और बोतल थी। उसने कोको कोला की बोतल वहां से उठाई और उसे नीचे रख दिया, और वाटर बोतल जो साइड में रखी थी
जैसे ही उसने ये किया, जैसे ही यूएस का स्टॉक मार्केट ओपन हुआ, फटाम से क्या हो गया, कोको कोला का मार्केट शेयर गिर गया। क्यों? क्योंकि लोगों ने क्या माना कि जब रोनाल्डो जैसा बड़ा स्पोर्ट्स पर्सन क्या बोल रहा है कि ये अच्छी चीज नहीं है हेल्थ के लिए, तो फिर हम भी उसे क्या मानेंगे, बेकार, और लोगों ने शेयर बेचना चालू कर दिया। कस्टमर का कॉन्फिडेंस ही लूज हो गया, हाँ या ना? इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस लूज हो गया, यार हमने पैसा लगाया था जिस प्रोडक्ट में, वो प्रोडक्ट क्या है, बेकार। बराबर बात। तो ये रेपुटेशन रिस्क है, ऑल्दो इसका मेजोरिटी ऑफ द केस में डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं आता, पर लॉन्ग लास्टिंग डैमेज जरूर अपने को देखे जाता है। जैसे ब्रांड वैल्यू का खराब होना, शेयर वैल्यू स्टीप, जो मैंने भी बताया, शेयर वैल्यू स्टीप फॉल होती है, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप खराब होता है, रेगुलेटरी रिलेशन, अगर गवर्नमेंट ने आपके खिलाफ नेगेटिव इंपैक्ट बना लिया अपने दिमाग में, तो ऐसे केस में जो सब्सिडी आपको मिलती थी, जो गवर्नमेंट बेनिफिट आपको देती थी, वो सब बंद करवा देगी। रिक्रूटिंग, अगर आपकी कंपनी की इज्जत, मार्केट में इज्जत अच्छी नहीं है, तो ऐसे केस में कोई भी एम्प्लॉय आपकी कंपनी को ज्वाइन नहीं करेगा। जैसे कि जब आप मार्केट में बोलोगे जा जा करके कि 70 आवर्स का वर्क वीक होना चाहिए, तो कौन तुम्हारी कंपनी ज्वाइन करेगा? टीसीएस के जो सीईओ हैं, उन्होंने बोला था कि आजकल के यूथ को कितना काम करना चाहिए, 70 घंटे काम करना चाहिए। अब आप ऐसी बात बोलोगे, टीसीएस या इन्फोसिस, शायद तक इन्फोसिस वालों ने बोला था कि 70 घंटे का वर्क वीक होना चाहिए। आप ऐसी बात बोलोगे तो ये कोई अच्छी बात नहीं। जहां पर दुनिया 5 दिन के काम पे जा रही है, आप वहां पर क्या बोल रहे हो इंडिया के यूथ को कि कितना काम करना है, 70 आवर्स, तो लोगों के मन में आपके खिलाफ अच्छी भावना नहीं आएगी। और जब भी लोगों के पास में ऑप्शन होगा कि इन्फोसिस में जाऊं या टीसीएस में जाऊं, वो टीसीएस में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब आपको स्टाफ मिलना इतना आसान नहीं। रेपुटेशनल रिस्क है। रेपुटेशन रिस्क को मैनेज कैसे कर सकते हैं? रेपुटेशन रिस्क को अपनी कंपनी की स्ट्रेटेजी का पार्ट बनाओ। जब भी कोई डिसीजन लो तो ध्यान रखना कि यार इससे अपनी रेपुटेशन तो खराब नहीं होगी, इसका ध्यान रखो। बोर्ड का काम है कि वो देखते रहे कि हमारी कंपनी की एक्टिविटी कोई ऐसी तो नहीं चल रही है जिससे क्या हो सकता हो, हमारी रेपुटेशन रिस्क खराब हो जाए। इमेज बिल्डिंग थ्रू कम्युनिकेशन, अगर आपको ऐसा लगता है कि मार्केट में कोई भी अफवाह आपके खिलाफ फैल रही है, फटाफट से आओ और उस अफवाह को क्या कर दो, क्लियर कर दो। स्पेकुलेशन मत होने दो, जितना ज्यादा स्पेकुलेशन होगा उतना ज्यादा नुकसान आप ही का होगा। प्रमोट द कंप्लायंस कल्चर एंड फॉलो द कॉर्पोरेट वैल्यू, रेगुलेशन फॉलो करते रहोगे ना, तो जनरली रेपुटेशनल रिस्क नहीं आती है। स्टेक होल्डर से फीडबैक लेते रहो, समय समय पे पूछते रहो ना, यार तुम्हें हमसे कोई समस्या तो नहीं, समस्या होगी तो वो बता देगा और अपन उसको क्या कर देंगे, सही कर देंगे। स्ट्रॉन्ग इंटरनल चेक, कंट्रोल एंड पीयर रिव्यू, कंप्लाइंस चेक करते रहो। और क्वालिटी रिपोर्ट, न्यूज लेटर एंड कल्चरल अलाइनमेंट, ये क्वालिटी रिपोर्ट करवाते रहो, न्यूज लेटर इशू करते रहो, ताकि आपको कुछ भी हो तो फटाफट से पता चल जाए कि यार हमारे बारे में मार्केट में ये चल रहा है और हमें इससे सही करना पड़ेगा। इंटरनल कंट्रोल, अभी ये रिस्क से बीच में से एक टॉपिक आ गया, कौन सा, इंटरनल कंट्रोल। देखो, इंटरनल कंट्रोल आपको सभी तरह के रिस्क को कम करने में मदद करता है। कायदे से इंस्टीट्यूट को जो अपन ने रिस्क मैनेजमेंट की टेक्निक्स पढ़ी, में कहीं ना कहीं पर इंटरनल कंट्रोल डालना था, पर उन्होंने वहां पर नहीं डाला। इंटरनल कंट्रोल इज द एलिमेंट, इंटरनल कंट्रोल इज द कोर एलिमेंट ऑफ अ रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क को मैनेज करने में बहुत काम कौन करता है, इंटरनल कंट्रोल आपको करता है। इसेंशियल फॉर स्मूथ डेली ऑपरेशन एंड अचीविंग द कॉर्पोरेट गोल। जैसे रिस्क तो है ना यार एक बैंक के अंदर कि कैश चोरी ना हो जाए, तो बैंक वालों ने क्या कर रखा है, उन्होंने साफ बोल रखा है कि जब भी कोई एम्प्लॉय आएगा तो उसके कपड़ों की तलाशी ली जाएगी, जब भी कोई एम्प्लॉय जाएगा तो उसके कपड़े और सामान की तलाशी ली जाएगी। क्यों? ये हमारा इंटरनल कंट्रोल है कि कैश की चोरी नहीं होनी चाहिए। इससे कोई बुरा लगने वाली, भला लगने वाली बात नहीं। जैसे डीमार्ट के जो एम्प्लॉयज हैं, तो क्या बोलते हैं, सुबह आओगे तो बैग चेक होगा, सामान चेक होगा, शाम को जाओगे तो बैग चेक होगा। क्यों? क्योंकि हमें ये रिस्क है कि आप सामान चुरा करके ले जा सकते हो। तो ये क्या है, इंटरनल कंट्रोल है। डेली ऑपरेशन के अंदर इसे ले आओ। वाइड स्कोप, इसके अंदर इंटरनल कंट्रोल में स्ट्रेटेजी भी कवर होती है, गवर्नेंस भी कवर होती है, मैनेजमेंट का प्रोसेस भी कवर होता है, कंप्लायंस और परफॉर्मेंस। सिर्फ फाइनेंशियल की बात नहीं करते। फाइनेंशियल कब करते हैं, जब इंटरनल ऑडिट होता है तब। इंटरनल ऑडिट इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, फाइनेंशियल ऑपरेशंस की हेल्थ को चेक करते हैं। यहाँ पर इंटरनल कंट्रोल सिर्फ फाइनेंशियल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सारी तरह के रिस्क को कवर करने की बात कर रहा हूँ। कंट्रोल इज नॉट अ बर्डन बट अ टूल टू मैक्सिमाइज द अपॉर्चुनिटी एंड मिनिमाइज द लॉस। ध्यान रखना है, कंट्रोल कोई बर्डन नहीं है हमारे ऊपर। कंट्रोल क्या करता है, हमें आगे के आने वाले नुकसान को कम करने में मदद करता है। सक्सेसफुल फॉर्म मस्ट अवॉइड कॉम्प्लिसेंसी, सक्सेसफुल फॉर्म क्या करती है, इसमें कोई भी लीनियंसी नहीं बरतती है और वो इंटरनल कंट्रोल को इम्प्लीमेंट करती है। रिस्क मैनेजमेंट और इंटरनल कंट्रोल कैसे एक साथ चलते हैं, देखो हर बिजनेस को क्या करना पड़ता है, अपने यहाँ पर इंटरनल कंट्रोल इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, जो उसके सरकमस्टांस उसके हिसाब से। इन अ ग्रुप, पेरेंट कंपनी क्या करती है, इंश्योर करती है कि उसकी सब्सिडरी कंपनी इंटरनल कंट्रोल और रिस्क सिस्टम को फॉलो करे। पेरेंट कंपनी का काम है कि वो ये चेक करते रहे कि उसकी सारी सब्सिडरी और ग्रुप कंपनीज एसोसिएट जो है,
वो प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल का सिस्टम लगा रही है या नहीं। तो इसके टॉपिक के अंदर तो क्या लिखा हुआ है, स्कोप ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, पर अंदर ऐसा कुछ नहीं दिया है। अंदर उनने बात किसी करी है, पेरेंट और सब्सिडरी की। पेरेंट का काम है सब्सिडरी का भी ध्यान रखें। रिलेशनशिप, रिस्क मैनेजमेंट आइडेंटिफाई थ्रेट एंड द अपॉर्चुनिटी। रिस्क मैनेजमेंट हमें क्या करता है, थ्रेट और अपॉर्चुनिटी ढूंढने में मदद करता है। टुगेदर वो हमें एक डिसीजन लेने में मदद करते हैं। और इंटरनल कंट्रोल फिर क्या करता है, उसे और मिनिमाइज करने का काम करता है। बराबर। रिस्क रजिस्टर, कंपनी रिस्क रजिस्टर किस तरीके का बनाती है, ये भी एक बार एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो आ चुका है कि रिस्क रजिस्टर में कैसे रिस्क को रिकॉर्ड किया जाता है। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं रिस्क कौन से एरिया की है। बिजनेस रिस्क है, फाइनेंशियल है, टेक्नोलॉजी है, रेगुलेटरी है, कंप्लाइंस, अलग अलग तरह की रिस्क पड़ी ना मैंने 4th नंबर के टॉपिक में। थ्रेट बहुत सारे थे, ह्यूमन वगैरह सब कुछ। इसके अंदर की रिस्क कौन सी है, देखो बिजनेस रिस्क ये है कि हमारा मार्केट शेयर कम हो रहा है। फाइनेंशियल रिस्क ये है कि हमने ज्यादा डेट ले लिया है और कैश फ्लो नेगेटिव हो रहा है। रेगुलेटरी रिस्क है कि हम बहुत सारे लॉ का नॉन कंप्लाइंस कर रहे हैं। कॉस्ट क्या है, क्योंकि हम इनोवेशन और सर्वे नहीं कर रहे, कुछ नया नहीं कर रहे, तो मार्केट में लोग हमसे सामान नहीं खरीद रहे। फाइनेंशियल रिस्क क्यों है, क्योंकि हम यही नहीं पता कर पा रहे कि हमें कितने पैसे की जरूरत है, बस आए दिन घड़ी घड़ी हम क्या कर रहे हैं, फंडिंग लेते जा रहे हैं, लोन लेते जा रहे हैं, तो नुकसान ही है ना, इंटरेस्ट तो भरना पड़ेगा। और आपको ये पता ही नहीं कि कितने कंप्लाइंसेस आपके ऊपर अप्लीकेबल है, तो आप उनमें फॉलो भी नहीं कर पा रहे। मिटिगेशन क्या है, विजिल ऑन द डेवलपमेंट, मॉनिटरिंग करो, मार्केट में क्या चल रहा है, नया ट्रेंड पता करो ताकि आप अपनी बिजनेस रिस्क को कम कर पाओ। रिसोर्स प्लानिंग पॉलिसी बनाओ ताकि बराबर तरीके से फाइनेंस को एडजस्ट किया जा सके। और रेगुलेटरी रिस्क क्या है, नॉलेज को अपडेट करते रहो और रोबस्ट कंप्लाइंस चेकलिस्ट जो है वो अपने को बनानी पड़ेगी। हाँ या ना, क्या यहाँ तक कोई समस्या। बराबर। नेक्स्ट टॉपिक आता है कौन सा, इंटरनल ऑडिट का। देखो सबसे पहले रिस्क, रिस्क का मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट का वन ऑफ द तरीका इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों को कवर करता है। नॉन फाइनेंशियल के लिए बहुत सारी चीजें थी, फाइनेंशियल के लिए क्या है, इंटरनल ऑडिट। कंपनी अपनी फाइनेंशियल रिस्क को कम करने के लिए, खास करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड जो रिस्क होती है उसको कम करने के लिए क्या करवाती है, इंटरनल ऑडिट जो है वो करवाती है। इंटरनल ऑडिट का मतलब क्या है, an independent management function involving continuous and critical appraisal of entity functioning to suggest improvement and strengthen governance, strategic risk management and internal control। बराबर। ये इन्होंने इंटरनल ऑडिट की डेफिनेशन दी तो है, पर ये मोर और लेस कैसी लग रही है, इंटरनल कंट्रोल जैसी डेफिनेशन। हाँ या ना, इंटरनल ऑडिट जैसी सी कम। क्या इंटरनल ऑडिट सभी के ऊपर अप्लीकेबल होता है, नहीं। इंटरनल ऑडिट जो है वो कुछ ही कंपनीज के ऊपर अप्लीकेबल होता है। इंटरनल ऑडिट सेक्शन नंबर 138 बताता है कंपनीज एक्ट 2013 का कि इंटरनल ऑडिटर सिर्फ इन्हीं कंपनीज को अपॉइंट करना। देखो ये क्वेश्चन आप लोगों को एग्जीक्यूटिव के अंदर भी था, पर एग्जीक्यूटिव में आज तक पूछा नहीं है, पर प्रोफेशनल के अंदर पूछा हुआ है। लिमिट एक बार एग्जाम में आ चुकी है, तो इसको भी अपन क्या मार्क कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट। क्या अपन जिन चीजों को इंपॉर्टेंट मार्क कर रहे हैं इसका मतलब ये एग्जाम में आएगी क्या, नहीं। अब इसका मतलब ये है कि ये एक बार एग्जाम में आ चुकी है। और सबसे अच्छी बात या बेकार बात अपन क्या बोलेंगे, कि इंस्टीट्यूट ने ज्यादा टॉपिक भी रिपीट नहीं, अधिकतर अटेम्प्ट्स में क्या किए हैं, नए नए टॉपिक्स को ही पूछा है। तो अपने को दोनों ही टॉपिक पढ़ करके जाना है। अच्छा हुआ आ जाए तो अच्छी बात है, उसका आंसर अपन ने एक बार लिख रखा है। अच्छा हुआ नहीं आए तो ऐसे केस में अपने को प्रिपेयर करना पड़ेगा। हाँ, तो अपन बात कर रहे थे कि इंटरनल ऑडिटर कौन सी कंपनी को अपॉइंट करना पड़ेगा। इंटरनल ऑडिटर हर लिस्टेड कंपनी को अपॉइंट करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अनलिस्टेड कंपनी को अपॉइंट करना है अगर उसकी पीडब्ल्यू शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा हो, टर्नओवर 200 करोड़ या उससे ज्यादा हो, आउटस्टैंडिंग लोन 100 करोड़ या उससे ज्यादा हो, और डिपॉजिट 25 करोड़ या उससे ज्यादा हो। मैं तो याद कैसे करता हूँ, डिपॉजिट की लिमिट हमेशा सबसे कम होती है और टर्नओवर की लिमिट सबसे ज्यादा। तो याद कैसे करो, 25, 50, 100 और 200 हर बार डबल होता जा रहा है। सबसे कम डिपॉजिट, उससे ज्यादा लोन, उससे ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल और सबसे ज्यादा टर्नओवर। दो तो आसानी से याद होगा ना, डिपॉजिट हर लिमिट में सबसे कम आता है जहां भी आप चेक करोगे, और सबसे ज्यादा हमेशा कौन आता है, टर्नओवर आता है। बराबर। तो अपन ने बोल दिया डिपॉजिट 25 करोड़, टर्नओवर 200 और बीच में एक 50 और 100 आ गया। बराबर। तो लिस्टेड कंपनी को अपॉइंट करना पड़ेगा, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को अपॉइंट करना पड़ेगा, एक प्राइवेट कंपनी को भी करना पड़ेगा अगर उसके केस में लोन चेक नहीं, उसके केस में पेड अप शेयर कैपिटल चेक नहीं करेंगे और डिपॉजिट चेक नहीं करेंगे। उसमें सिर्फ क्या चेक करेंगे, टर्नओवर और आउटस्टैंडिंग लोन को चेक किया जाएगा। लिमिट रिमेन सेम 200 और 100। टर्नओवर अगर 200 करोड़ से ज्यादा हो या आउटस्टैंडिंग लोन जो है वो 100 करोड़ से ज्यादा। बराबर। यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, जरूरी भी नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए कि इंटरनल ऑडिट करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जरूरी
नहीं, इंटरनल ऑडिट सीए भी कर सकता है, सीएस भी कर सकता है, इवन कंपनी का एम्प्लॉय भी कर सकता है। ये बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम है कि उन्हें किससे करवाना है, हाँ या ना। यहाँ पर सीए की रिक्वायरमेंट या सीएस की रिक्वायरमेंट नहीं है। एनी पर्सन जिसे बोर्ड ऐसा मानती है कि इसे इंटरनल ऑडिट करना आता है, उससे इंटरनल ऑडिट करवाया जा सकता है। इंटरनल ऑडिट क्यों करवाते हैं? ताकि प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव किया जा सके, रिस्क को और रिस्क को इवेल्युएट किया जा सके, असेट को प्रोटेक्ट किया जा सके, क्वालिटी कंट्रोल पे ध्यान दिया जाए, इंडिपेंडेंट और अनबायस्ड इनसाइट हमें मिल पाए, और गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को प्रमोट किया जा सके। ये सब फायदे हमें इंटरनल ऑडिट के अंदर मिलते हैं। इंटरनल ऑडिटर का क्या काम है इंटरनल ऑडिट के अंदर? इंटरनल ऑडिटर हमें क्या करता है? इंटरनल ऑडिट करने में मदद करता है और हमें इंप्रूवमेंट एरिया सजेस्ट करने का काम करता है। वो हमें रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटी को इवेल्युएट करने में मदद करता है, वो कंप्लायंस विद द लॉ एंड रेगुलेशन चेक करता है, वो इम्प्रूवमेंट रिकमेंड करता है कि इंटरनल कंट्रोल में क्या करना चाहिए, वो फ्रॉड इन्वेस्टिगेट करने का काम करता है, वो हमें ऑब्जेक्टिव और इंडिपेंडेंट एडवाइस देता है, वो इन ऑडिट असाइनमेंट, कौन सा ऑडिट असाइनमेंट यहाँ पर बात कर रहे हैं? स्टेच्यूटरी ऑडिट जो बाद में होगा उसमें भी मदद कौन करेगा? इंटरनल ऑडिट करेगा। वो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी गाइडलाइन को पढ़ता है और उसके अंदर कोई सजेशन देता है, वो ऑडिट स्कोप को आइडेंटिफाई करता है, वो एनुअल प्लान डेवलप करता है, वो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट, डेटा, फ्लो चार्ट को गैदर करना, एनालाइज करना, प्रेजेंट करने में मदद करता है, वो ऑडिट का फॉलो अप लेता है टू मॉनिटर द मैनेजमेंट एक्शन, वो एथिक्स प्रमोट करता है और वो इम्प्रॉपर कंडक्ट को आइडेंटिफाई करके उन्हें मदद करता है, हाँ या ना। देखो फिर मैं यही बोल रहा हूँ, चैप्टर बड़ा है, इंपॉर्टेंट है, पर इसका ये मतलब कतई नहीं है कि हम पूरा पूरा याद कर पाए। हम क्या कर पाएंगे? मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसको एक बार दो बार रीड कर पाएंगे, और पॉइंट्स ये जहाँ पर जो हाईलाइटेड है ना, सिर्फ इन्हें याद किया जा सकता है। इसके अलावा अपन पूरा पूरा याद कभी भी नहीं कर पाएंगे, इवन ये भी सारा याद नहीं होगा ना, याद होगा वही बात है, टॉपिक का मतलब क्लियर होगा, तो टॉपिक के अंदर का मन से लिखा हुआ भी रिलेवेंट होगा। टॉपिक का मतलब नहीं पता होगा तो याद करके गए वो भी गलत हो सकता है अगर गलत टॉपिक में लिख दिया तो, हाँ या ना। इसलिए रटने से अपने को कोई फायदा उसके अंदर नहीं मिलेगा। टॉपिक नंबर 13 कौन सा है? क्राइसिस मैनेजमेंट के बारे में बात करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? क्राइसिस मैनेजमेंट का। देखो वर्ड क्राइसिस का मतलब ही क्या होता है कि कुछ एकदम से अचानक से हो जाना जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, जैसे कि एकदम से आग लग जाना, तो अपन उसको क्या बोलेंगे? क्राइसिस आ गया। अब उस क्राइसिस को मैनेज करने का भी एक प्लान आपके पास में होना चाहिए। क्राइसिस इज वन ऑफ द रिस्क। अ प्रोसेस एंड स्ट्रेटेजी बेस्ड अप्रोच टू आइडेंटिफाई एंड रिस्पॉन्ड टू अ थ्रेट और नेगेटिव रिसेप्शन दैट कुड हार्म पीपल, प्रॉपर्टी और बिजनेस प्रोसेस। अलग अलग तरह के क्राइसिस आ सकते हैं। हम क्राइसिस मैनेजमेंट के अंदर क्या कोशिश करते हैं कि हमारा जो हार्म, हार्म का मतलब क्या होता है? नुकसान, नुकसान को कम किया जा सके और स्विफ्ट रिकवरी, फटाफट से वापस से काम चालू किया जा सके। टाइप्स ऑफ क्राइसिस क्या हो सकते हैं? जैसे कि नेचुरल डिजास्टर जिसे हम क्या बोलते हैं? एक्ट ऑफ गॉड, जैसे कि फ्लड आ जाना, अर्थक्वेक, सुनामी, ये सब कुछ क्या, इनको एस्टिमेट करना बहुत मुश्किल है। हम बता थोड़ी सकते हैं कि फ्लड कब आने वाला है। दूसरा कौन सा क्राइसिस है? टेक्नोलॉजिकल क्राइसिस, जैसे कि डेटा ब्रीच होना, मेलवेयर आना या स्पाईवेयर आना। डेटा ब्रीच का मतलब क्या? हमारे कंप्यूटर हैक कर लिया और हमारा डाटा किसी और ने चुरा लिया, या हमारे सिस्टम के अंदर वायरस लगा दिया किसी ने। ऑर्गेनाइजेशनल मिसडीड, हमारी ही कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन ने एक्शन लिया वो कैसा हो गया? इलीगल या फिर अनएथिकल। caused by the firm wrongful or unethical decision, manager must ensure all the action are legal and ethical। जैसे कि एक मैनेजर ने अपने यहाँ पर एम्प्लॉय रखा और एम्प्लॉय रख लिया 12 साल वाला, तो अब ऐसे केस में क्या होगा? आपने जो डिसीजन लिया वो कैसा हो गया? अनएथिकल और इलीगल। तो ये भी आपके लिए क्या हो सकता है? एक क्राइसिस बन करके किसी दिन आ सकता है कि लेबर इंस्पेक्शन की टीम आई और उन्होंने आपको पकड़ लिया। कन्फ्रंटेशनल रिस्क, क्लैशेस बिटवीन द डिपार्टमेंट और ग्रुप ओवर द बिलीफ और द, दो डिपार्टमेंट आपस में कॉन्फ्रंट कर रहे हैं, दो डिपार्टमेंट आपस में लड़ रहे हैं, ब्लॉकेट, सिट इन, बाइकआउट। एक डिपार्टमेंट बोल रहा है कि मैं काम करूंगा, एक बोल रहा है मैं नहीं करूंगा। जैसे अपन लोग क्वेश्चंस भी देखते हैं कि क्वालिटी मैनेजर अलग बोल रहा है, प्रोडक्शन वाले अलग बोल रहे हैं, तो ये चीज जो है वो कॉन्फ्रंटेशनल क्राइसिस के अंदर आएंगी। और लास्ट कौन सा? पर का मतलब क्या है? कि कुछ हुआ नहीं है पर अफवाह मार्केट में आपके खिलाफ उड़ रही है। फॉल्स एक्यूजेशन बाय द राइवल डैमेजिंग द कंपनीज रेपुटेशन, आपकी रेपुटेशन को हिट किया जाता है और झूठे झूठे आरोप आपके ऊपर लगाए जाते हैं। फर्म मस्ट क्विकली प्रोड्यूस एविडेंस टू डिस्प्रूव। क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान कैसा होना चाहिए? सीएमपी कैसा होना चाहिए? ये भी शायद तक एक बार एग्जाम में आ चुका है कि हाउ द क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान शुड बी। क्राइसिस मैनेजर अपॉइंट करो, फ्रीक्वेंटली ट्रेनिंग ड्रिल ऑर्गेनाइज करो ताकि लोग पता हो कि क्राइसिस आएगा तो कैसे डील करना है। एक क्राइसिस टीम बनाओ
एक क्राइसिस मैनेजर के अंडर में, ताकि वो फटाफट से क्या कर पाए, रिस्पॉन्ड कर पाए। जैसे ही एक आग लगी फटाफट से इन्फॉर्म कर दिया अपन ने फायर डिपार्टमेंट वालों। प्लान सेपरेट रिस्पॉन्सेज फॉर द डिफरेंट क्राइसिस टाइप। क्राइसिस जब अलग अलग तरह के हैं तो क्राइसिस मैनेजमेंट का प्लान भी एक थोड़ी होगा। नेचुरल डिजास्टर का जो क्राइसिस है उसके लिए प्लान अलग होगा, टेक्नोलॉजिकल क्राइसिस है उसके लिए प्लान अलग होगा। फॉर्म अ क्राइसिस टीम हो गया। फिर प्लान द सेपरेट रिस्पॉन्स फॉर डिफरेंट क्राइसिस टाइप। इंस्टॉल अर्ली डिटेक्शन। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि होटल रेस्टोरेंट के अंदर जहाँ पर मूवी थिएटर जहाँ हम जाते हैं वहां पर स्मोक डिटेक्टर लगे होते हैं। जैसे ही धुआं होता है फटाफट से उनमें अलार्म बजाता है, मतलब आग लगने से पहले जो धुआं उठा उससे क्या पता चल गया, सबको इन्फॉर्म हो गया। तो ये हो गया इंस्टॉल अर्ली। इसके अलावा कॉन्टेक्ट लिस्ट मेंटेन करो किसकी, की पर्सन की। जैसे आप अपनी ऑफिस के रिसेप्शन पर जा सकते हो, तो आग लगे तो लगाना है, किसी का एक्सीडेंट लगाना है, पुलिस का काम पड़े तो इस नंबर डायल करना है। ये सब की कॉन्टेक्ट डिटेल जो है वहां पर लिखी होनी चाहिए। आइडेंटिफाई ट्रस्टेड ग्राउंड और कोऑर्डिनेटिंग पर्सन टू नोटिफाई इमीडिएटली। आसपास के एरिया के कुछ लोगों से क्या कर लो, बातचीत करके रखो और उनसे बोल करके रखो कि अगर हमारे यहाँ पर कुछ भी क्राइसिस आया तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे। आइडेंटिफाई असेंबली पॉइंट एंड एग्जिट रूट क्लियरली लेबल्ड। अगर क्राइसिस हुआ, जैसे कि मान लो आग लग गई, तो हमारे पास में एक ऐसी जगह होनी चाहिए कि भैया जैसे ही आग लगे सब लोगों को रूम नंबर 8 के अंदर जाना है और एग्जिट रूट लिखा होना चाहिए कि यहाँ से बाहर जाना है, ये करना है, और ये क्लियरली मार्क होना चाहिए। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जब बस में जाते हैं, बस में भी एक इमरजेंसी एग्जिट होता है। इमरजेंसी एग्जिट पर लिखा हुआ भी होता है कि इट इज इमरजेंसी एग्जिट, और नीचे लिखा होता है ओपन प्लीज ब्रेक। आप अगर उसको तोड़ोगे तो वो अपने आप ओपन हो जाएगा। ये इंस्ट्रक्शन लेबलिंग जो है वो उसके ऊपर होनी चाहिए। रेगुलरली टेस्ट द प्रोसेस एंड इमरजेंसी इक्विपमेंट अपडेटिंग एज। जो क्राइसिस मैनेजमेंट की से इक्विपमेंट क्या कर रहो, रेगुलरली टेस्ट करते रहो और इमरजेंसी अपडेट कर। फिर नेक्स्ट आता है किसके बारे में, ईएसजी रिस्क असेसमेंट के बारे में। ईएसजी रिस्क असेसमेंट आप ऐसा मान सकते हैं कि ये इस पूरे सब्जेक्ट का भी नाम है। सब्जेक्ट के अंदर भी हमें एक टॉपिक पढ़ना है ईएसजी के बारे में। ईएसजी का फुल फॉर्म होता है इन्वायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस। ये नॉन फाइनेंशियल फैक्टर होते हैं जो इन्वेस्टर आज की तारीख में यूज करते हैं टू स्पॉट द रिस्क एंड द ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। आजकल पुराने जैसा समय नहीं रहा जहां पर इन्वेस्टर सिर्फ कंपनी बैलेंस शीट देख करके इन्वेस्ट। आज की तारीख में इन्वेस्टमेंट करने से पहले क्या चेक किया जाता है कि कंपनी ने एनवायरनमेंट का ध्यान रखा है नहीं रखा, कंपनी ने सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूट किया, कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा है या नहीं, इस सारी चीजों को कंसिडर किया जाता है। नॉट यूजुअली इन द मैंडेटरी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बट इंक्रीजिंगली डिस्क्लोज इन द सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। और ईएसजी के डिस्क्लोजर कहाँ दिए जाते हैं, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट के अंदर। और हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट प्लस फाइनेंशियल रिपोर्ट दोनों किसके अंदर आती है, क्रिएटेड रिपोर्ट के अंदर आती है। स्टैंडर्ड सेटर, ये जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स हैं ये किसने बनाए हैं, मतलब एनवायरनमेंट सोशल गवर्नेंस से रिलेटेड जो सस्टेनेबिलिटी हमें देनी है, डिस्क्लोजर देने हैं, रूल्स बनाने वाला कौन है। जैसे आईसीएआई क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता है। आईसीएसआई जो है सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड बनाता है। वैसे ही सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट कैसे बनानी है, सस्टेनेबिलिटी के स्टैंडर्ड क्या है, किसने दिया है, एसएएसबी, दैट इज सस्टेनेबिलिटी अकाउंटिंग। जीआरआई ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव। और टीसीएफडी टास्क फोर्स क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर। ये टीसीएफडी को हटा दो, एसएएसबी और जीआरआई चैप्टर नंबर 19 के अंदर हम लोगों ने पढ़े। ईएसजी की कितनी कैटेगरी है, तीन कैटेगरी है। E stands for environment, S stands for social and G stands for governance। अभी इन सब के बारे में अपने को आगे चल करके इंडिविजुअल है। 15 नंबर का टॉपिक इन्वायरमेंट है, 16 नंबर का सोशल है, और 17 नंबर का टॉपिक कौन सा है, गवर्नेंस वाला टॉपिक अपने को पढ़ना है। हेलो, हेलो। सबसे पहले हमें पढ़ना है किसके बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में। इन्वायरमेंट के अंदर कौन कौन सी चीजें कवर होगी, ग्रीन हाउस गैस एमिशन। ग्रीन हाउस गैस एमिशन इसका मतलब क्या, कि आपकी जो कंपनी है, आपकी जो फैक्ट्री है, उसने कितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और ये सब कुछ जो है वो प्रोड्यूस किया है। इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या, कि कितने पेड़ वगैरह आपने काटे, कितना पोल्यूशन आपने किया, कितना पानी का उपयोग किया, बायोडाइवर्सिटी पर क्या इफेक्ट आया, ये सब कुछ कैसे अंदर आएगा, इन्वायरमेंट के अंदर। सोशल के अंदर क्या आएगा, सोशल के अंदर आएगा कि आपका कस्टमर के साथ रिलेशन कैसा है। ह्यूमन लेबर राइट, कि आपकी कंपनी के अंदर लेबर को अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट मिलता है, क्या एम्प्लॉय के साथ में आपके रिलेशन अच्छे हैं, क्या एम्प्लॉयज की सेफ्टी का आप ध्यान रखते हैं, सप्लाई चेन का ध्यान रखते हैं, ये सब कुछ सोशल के अंदर आता है। एंड देन कम्स द
गवर्नेंस, गवर्नेंस के अंदर मतलब क्या कि कंपनी के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कितने लोग हैं, क्या कंपनी ने सक्सेशन प्लान कर रखा है, ये सब कुछ चीजें उसमें कवर होगा। सक्सेशन प्लानिंग, बोर्ड प्रैक्टिस, एग्जीक्यूटिव्स का कंपनसेशन मतलब डायरेक्टर्स को कितना पैसा दे रहे हैं, करप्शन तो नहीं होता है, फ्रॉड तो नहीं होता है, डेटा सिक्योरिटी है या नहीं है, ये सब चीजें जो है वो गवर्नेंस के अंदर कवर होती है। इसमें से तो ये टॉपिक नहीं आता है, पर ये वाला एग्जाम में आ चुका है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ईएसजी रिस्क असेसमेंट, क्यों एक कंपनी अपने यहाँ पर एनवायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस का ध्यान रखेगी। ईएसजी का अगर आप रिस्क असेस करते रहोगे तो आप सस्टेनेबिलिटी इंप्रूव कर पाओगे, मतलब आप बता पाओगे कि कितने अच्छे तरीके से रिसोर्सेस यूज कर रहे हैं, लेबर कॉस्ट आपकी कम होगी, कॉस्ट थोड़ी सी कम होगी सारी की सारी। इम्प्रूव्ड रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस, देखो आज की तारीख में ईएसजी का कंप्लाइंस करना आपका ऑप्शन नहीं, आज की तारीख में ये मैंडेटरी है कि कंपनीज को एनवायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस के स्टैंडर्ड्स देने पड़ते हैं, उसके डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे। तीसरा, इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल। आजकल इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करने से पहले सिर्फ प्रॉफिट कितना है वो नहीं चेक करता, टर्नओवर कितना है वो नहीं चेक करता, वो ये चेक करता है कि क्या कंपनी एनवायरनमेंट का ध्यान रख रही है या नहीं रख रही, क्या कंपनी सोसाइटी को कुछ प्रोवाइड कर रही है या नहीं कर रही। ये सारी इंफॉर्मेशन आप कैसे प्रोवाइड करोगे, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट के थ्रू। और जब सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट में चीजें अच्छी अच्छी दिखेगी तो ज्यादा इन्वेस्टर आपकी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने को तैयार होंगे। इसके अलावा बेटर एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, हाई सेटिस्फेक्शन फर्म हैड ईएसजी स्कोर 14% अबव द ग्लोबल एवरेज। बेटर एम्प्लॉय, अगर आपकी कंपनी के अंदर एम्प्लॉय खुश है, एम्प्लॉय कब खुश होगा, जब एम्प्लॉय को ये पता चलेगा कि हम जिस कंपनी में काम करते हैं वो कंपनी पूरी अर्निंग का 5% पैसा गरीब बच्चों की मदद में लगाती है। जब वो ये बात किसी रिपोर्ट के अंदर पड़ेगा तो उसका अपनी कंपनी के ऊपर विश्वास थोड़ा सा बढ़ेगा, और एक सेटिस्फाइड एम्प्लॉय ज्यादा काम करता है एज कंपेयर टू द डिससेटिस्फाइड एम्प्लॉय। इसके अलावा ग्रेटर प्रॉफिटेबिलिटी, जिन कंपनियों का ईएसजी स्कोर अच्छा होता है, जिनके ईएसजी डिस्क्लोजर्स अप्रोप्रिएट होते हैं, उन कंपनी को बाद में लॉन्ग टर्म में सक्सेस देखने को मिलती है, जिसके जैसे क्या होता है, उनके प्रॉफिट 60% से बढ़ाए जा सकते हैं। ईएसजी रिस्क को भी क्या करना है, मैनेज करना है। देखो अपन पढ़ते आ रहे हैं हमेशा से, रिस्क मैनेज करने का सबसे सिंपल स्टेप क्या है, सबसे पहले रिस्क आइडेंटिफाई करो, रिस्क एनालाइज करो, असेस करो, और बाद में उसको क्या कर दो, मैनेज कर दो, मतलब उसे हैंडल कर लो। तो ऐसे रिस्क को मैनेज कर सकते हो। ईएसजी रिस्क भी वैसे ही मैनेज होगी, सबसे पहले आइडेंटिफाई, क्वांटिफाई एंड देन मैनेज। क्वांटिफाई कैसे किया जाता है, इसका एक ईएसजी स्कोर निकलता है। चैप्टर नंबर 19 जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर ईएसजी स्कोरिंग के बारे में बात अपन लोग करते हैं। एवरी कंपनी इज वल्नरेबल रिगार्डलेस ऑफ द साइज, ध्यान रखना ईएसजी ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों को अफेक्ट करता है, इन्वायरमेंट, सोशल, गवर्नेंस जो है वो छोटी और बड़ी दोनों कंपनियों को अफेक्ट बराबर तरीके से करता है। अब हमें डिटेल में पढ़ना है किसके बारे में, ईएसजी के बारे में। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इन्वायरमेंट रिस्क के। इन्वायरमेंट रिस्क का मतलब क्या, रिस्क रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, जैसे कि हवा, पानी, जो हमारे आसपास में सराउंडिंग्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। रिस्क ट्रांसमिटेड थ्रू एयर, वाटर, सॉइल और फूड चेन टू द मैन, द पोटेंशियल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू हार्म द ऑर्गेनाइजेशन। दो कॉमन फीचर है कि आती कैसी है, इन्वायरमेंट के थ्रू, और हार्म किसको करती है, जिन लोगों ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया था उन लोगों को। आप अगर अपनी कंपनी चला रहे हो और कंपनी एक वेस्ट जनरेट कर रही है, तो वेस्ट जनरेट करने से आप इन्वायरमेंट की 12 तो बजा ही रहे, साथ साथ में आप 12 किसकी बजा रहे हैं, उस फैक्ट्री के आसपास में रहने वाले लोगों की, जिन्होंने तो ये बोला भी नहीं था कि तुम फैक्ट्री डालो, हाँ या ना। तो इसलिए इन्वायरमेंट रिस्क को कंसीडर करने की जरूरत है। इट कॉजेज हार्म टू पीपल हु डिड नॉट वॉलेंटरी एक्सेप्ट इट। जैसे सिगरेट के केस में हम लोग बोलते हैं ना, पैसिव स्मोकर, सिगरेट आप पी रहे हो पर उससे नुकसान मुझे भी हो रहा है, सेम गोज विद द एनवायरमेंट, कि तुम एनवायरमेंट को खराब करोगे तो इससे सिर्फ तुम्हारा नुकसान नहीं, इससे नुकसान मेरा भी है, जब से कि मुझसे तो इसके बारे में किसी ने पूछा भी नहीं। एग्जाम्पल क्या है एनवायरमेंट रिस्क के, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। एनवायरमेंट रिस्क के एग्जाम्पल क्या है, क्लाइमेट चेंज होना, वाटर यूज कितना कर रहे हैं, पोल्यूशन कंट्रोल, डिफोरेस्टेशन, इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट कर रहे हैं क्या, सर्कुलर इकोनॉमी पर शिफ्ट होना, या एनवायरमेंटल मैनेजमेंट टेक्निक्स, ये सब कुछ एनवायरमेंट रिस्क के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। देन कम्स द वेरी नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सोशल रिस्क। ध्यान रखना है अपन क्या पढ़ रहे हैं, 14 नंबर का टॉपिक ईएसजी, जिसके अंदर 15 नंबर का टॉपिक आया इन्वायरमेंट, 16 नंबर का आएगा सोशल, और 17 नंबर का आएगा गवर्नेंस। इन्वायरमेंट मतलब एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू अवर इन्वायरमेंट, जैसे एयर, सॉइल, फूड चेन, लैंड एरिया, ये सब कुछ, वाटर उसमें कवर होता है।
सोशल के अंदर कवर क्या होती है, सोसाइटी। और सोसाइटी का मतलब क्या, हमारे सारे स्टेक होल्डर्स, जैसे कि कस्टमर, जैसे कि सप्लायर, जैसे कि वेंडर, एम्प्लॉय, ये सब गवर्नमेंट, ये सब कौन है, हमारे सोसाइटी का पार्ट बनते हैं स्टेक होल्डर्स। तो इनके प्रति भी हमारी कुछ जिम्मेदारी बनती है। रिस्क अफेक्टिंग ऑल द स्टेक होल्डर, जैसे कि सप्लायर, जैसे कि कम्युनिटी, एम्प्लॉय, कस्टमर, न्यूमरस, कॉम्प्लेक्स और परवेसिव। सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि सोशल रिस्क में, सोशल में सोसाइटी में कितने लोग आएंगे इसको क्वांटिफाई थोड़ी कर सकते, हर कोई सोसाइटी का पार्ट है। कॉम्प्लेक्स भी होता है और परवेसिव, परवेसिव का मतलब पता है क्या होता है, जो एक से ज्यादा चीजों को अफेक्ट करे। अगर सोसाइटी अफेक्ट हुई तो सोसाइटी इन्वायरमेंट को भी अफेक्ट करेगी, गवर्नेंस को भी अफेक्ट करेगी और आपके प्रॉफिट को भी अफेक्ट कर देगी। परवेसिव का मतलब होता है इंपॉर्टेंस। तो एग्जाम्पल क्या है, प्रोडक्ट का रिकॉल करना। अगर मार्केट में लोगों ने मना कर दिया आपका प्रोडक्ट खरीदने से, तो आपको पूरा का पूरा प्रोडक्ट वापस बुलवाना पड़ेगा। लेबर वायलेशन, लेबर स्ट्राइक पर बैठ जाएंगे, बॉयकॉट होगा, एम्प्लॉय ट्रीटमेंट। एग्जाम्पल क्या क्या दिया हुआ है, इंक्लूजन, इक्विटी, डाइवर्सिटी, वर्क प्लेस सेफ्टी, ऑब्जर्विंग ह्यूमन राइट, वर्क प्लेस डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग, डेटा सिक्योरिटी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और फेयर लेबर स्टैंडर्ड। ये सब कुछ चीज जो है वो किसके अंदर आती है, सोसाइटी के अंदर आती है। ध्यान रखना है, सोसाइटी के अंदर ही किसको कवर भी किया जाता है अपन लोग, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, वो भी सोशल रिस्क के अंदर कवर किया जाता है, बराबर। तो क्या पढ़ा अपन ने, 14 के अंदर ESG रिस्क, 15 के अंदर एनवायरमेंट, 16 के अंदर सोशल। नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है, गवर्नेंस। नेक्स्ट टॉपिक है गवर्नेंस रिस्क। देखो भाई, ESG के अंदर जो थर्ड वाला है वो कौन सा है, गवर्नेंस रिस्क। और गवर्नेंस रिस्क हमें बताता है कि कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितना स्ट्रांग है, कंपनी की जो इंटरनल पॉलिसीज है, रूल्स है, रेगुलेशन है, वो कितने स्ट्रांग है। The culture, values, mission, structure, policy, process and the measures by which organizations are directed and controlled, इसे अपन क्या बोलते हैं, गवर्नेंस बोलते हैं। और गवर्नेंस अपन बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं कहाँ पर, CMADD के अंदर, और ESG के चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी हमने इसके बारे में बात करी। गवर्नेंस डिफाइन व्हाट इज एक्सेप्टेबल एंड व्हाट इज अनएक्सेप्टेबल, क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता। कंप्लाइंस, इंस्पेक्ट एंड प्रूव रूल्स आर फॉलोड, तो गवर्नेंस बताता है क्या करना है क्या नहीं करना, और बाद में कंप्लाइंस में चेक करते हैं कि वो हुआ है या नहीं। रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्क एंड कंप्लाइंस ओवरसाइट। गवर्नेंस की अगर अपन कुछ बात करें तो गवर्नेंस के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे कि कॉर्पोरेट मोरल एंड एथिक्स, एंटी कॉम्पिटिटिव कंडक्ट, कि भैया हमारी कंपनी में ब्राइब लेना अलाउड नहीं है। ESG रेगुलेशन, कंप्लाइंस एंड ट्रांसपेरेंसी, ओपन कम्युनिकेशन, बोर्ड में डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग रोल होने चाहिए, एग्जीक्यूटिव को कंपनसेशन, डायरेक्टर्स को कितना पैसा दिया जा रहा है, फ्रॉड रोकना, करप्शन रोकना, एक्सटॉर्शन को रोकना, स्टैंडर्ड रेगुलेशन बनाना, टैक्स का पेमेंट टाइम पर करना। ये सब कुछ बताते हैं कि कंपनी जो है वो हाईली गवर्नड है और गवर्नेंस कंपनी का काफी स्ट्रांग है। एक PNB की केस स्टडी दी हुई है, कोई बहुत ज्यादा काम की बात अपने लिए है नहीं है। यहाँ पर ये बताया था कि किस तरीके से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का फ्रॉड किया था नीरव मोदी ने। उन्होंने PNB के कुछ ऑफिशियल्स के साथ मिलकर के क्या किया, 11,300 करोड़ की जो फेक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग उन्हें साइन करवाया। उनके बेसिस पर फॉरेन की बैंकों से लोन लिया, क्योंकि PNB नेशनल बैंक के अंदर, पंजाब नेशनल बैंक के अंदर जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस था वो काफी वीक था। तो 6 सालों तक ये फ्रॉड चलता रहा, किसी को पता नहीं चला, और 11,300 करोड़ रुपए लेकर के वो इंडिया से बाहर हो गए, और आज तक वो पैसा गवर्नमेंट जो है वो रिकवर नहीं कर पाई। फिर नेक्स्ट आती है कौन सी वाली रिस्क, क्लाइमेट रिस्क। देखो क्लाइमेट रिस्क मोर और लेस किससे रिलेटेड होती है, इन्वायरमेंट रिस्क जो अपन ने पढ़ी थी ना, उसी के अंदर की वन स्पेशलाइज्ड रिस्क क्लाइमेट रिस्क को कह सकते हैं। वेदर और क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क कॉजिंग लॉस एंड डैमेज आर राइजिंग। वेदर से रिलेटेड रिस्क क्या कर रही है, बहुत नुकसान कर रही है और बहुत ज्यादा डैमेजेस भी उनसे हो रहा है। एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन अलोन में बी इनसफिशिएंट, हेंस द नीड फॉर इफेक्टिव क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट। आप क्लाइमेट की जो रिस्क है उसके हिसाब से सिर्फ अपने आप को अडॉप्ट कर लोगे तो काम नहीं चलेगा। आज की तारीख में है कि उसे हम क्या करें, असेस करें, और उसके हिसाब से पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी को बनाया जाए और उसे थोड़ा सा कम किया जाए। Loss and damage मतलब negative effect of the climate variability and climate change that people have not been able to cope up with or adopt to. क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट CRM की 3 प्रोसेस है, ध्यान रखना। यहाँ पर CRM दो चीजों को बोलते हैं, क्राइसिस रिस्क मैनेजमेंट को भी CRM बोलते हैं और क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट को भी बोलते हैं, तो दोनों का अंतर समझना है। क्लाइमेट रिस्क कैसे मैनेज करेंगे, तो सबसे पहले असेस एंड मेच द इंफॉर्मेशन नीड्स विद द रिस्क ऑब्जेक्टिव। दूसरा, डिफाइन द सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट, डेवलप द मेथोडोलॉजी। रिस्क आइडेंटिफाई करना है, रिस्क इवेलुएट करना है, और फिर रिस्क मैनेजमेंट के ऑप्शंस को इवेलुएट करना है, कौन सा ऑप्शन एक्सरसाइज किया जा सकता है क्लाइमेट रिस्क को कम करने की। जब ये चैप्टर चालू करा था अपन ने रिवाइज करना, तभी मैंने बोल दिया था, पढ़ा था अपन ने तभी मैंने बोला था कि इस चैप्टर के अंदर 17 तरह की रिस्क अलग अलग अपने को पढ़नी है, बराबर।
सभी रिस्क का सिर्फ क्या समझा जा सकता है, मतलब सभी का प्रोसीजर समझना आसान, समझ लिया भी सही तो याद करना पॉसिबल नहीं। तो क्या करना है अपने, सबके प्रोसीजर को सिर्फ सुनो और एक कॉमन प्रोसीजर कोई सा भी बना लो और सबके अंदर वही लिखते चलो, क्योंकि सबको एज इट इज लिखना तो बहुत इम्पॉसिबल है। आप ज्यादा से ज्यादा फिर भी क्या कर सकते हो, इन वर्ड्स को याद करने की कोशिश कर सकते हो। और मैं वेरी श्योर हूँ कि इतने सारे टॉपिक्स के अंदर इन सबको क्रिस्टल क्लियर याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, हाँ या ना। इंडिया में सीआरएम फ्रेमवर्क की जरूरत क्यों है, तो इंडिया इज द सेकंड नेशनल कम्युनिकेशन टू यूएनएफसीसी में क्या बोला कि मेजोरिटी ऑफ द पोल्यूशन कैसी है हमारे यहाँ पर, वल्नरेबल टू द क्लाइमेट चेंज, कि अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो हमारे यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो क्या होती है, सबसे ज्यादा अफेक्ट होती है। इकोनॉमी टाइड टू क्लाइमेट सेंसिटिव सेक्टर, 18% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन और ओनली 2.3% ऑफ द वर्ल्ड एरिया। पूरी दुनिया की 18% पॉपुलेशन हमारे यहाँ पर रहती है और लैंड एरिया हमारे पास में मात्र कितना है, 0.3%। तो ऐसे में हाई एक्सपोजर है। डाइवर्स टोपोग्राफी कॉजेज साइक्लोन अर्थक्वेक लैंडस्लाइड, टोपोग्राफी बहुत अलग है, इसकी वजह से फ्लड आता है, अर्थक्वेक आता है, पानी आ रहा है कहीं पर पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है, ये सब इस वजह से हो रहा है क्लाइमेट में चेंज आने की वजह से। फिर अब यहाँ से अब एक नई जर्नी अपन स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब रिस्क एक तरीके से अपन मान सकते हैं खत्म हो चुके हैं। अब यहाँ से अपने को कुछ प्लान के बारे में बात करनी है। तो क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान अपन ने पढ़ा था ना, उसी से रिलेटेड कुछ डिस्कशंस यहाँ पर आएंगे। सबसे पहले अपने को बात करनी है किसके बारे में, पीसीपी। पीसीपी का मतलब क्या, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान का मतलब क्या होता है, एक ऐसा प्लान जो बताता है कि कंपनी किस तरीके से चलती चली जाएगी, किस समय पर अगर कोई क्राइसिस आया तो, अगर कोई अनप्लान्ड डिसरप्शन आया तो भी बिजनेस बंद नहीं होना चाहिए। जैसे बिजनेस चल रहा है और मान लीजिए एकदम से आग लग गई, तो भी आपके पास में एक ऐसा प्लान होना चाहिए जिससे क्राइसिस तो मैनेज करना ही है, आग तो बुझाना ही है, पर एक और प्लान होना चाहिए कि आग की वजह से आपका बिजनेस लंबे समय तक इंपैक्ट नहीं होना चाहिए, वो कंटिन्यूटी में चलते रहना चाहिए। तो बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान एक डॉक्यूमेंट है जो आउटलाइन करता है कि हाउ बिजनेस कंटिन्यूस ऑपरेटिंग ड्यूरिंग एन अनप्लान्ड सर्विस डिसरप्शन। हमें पता नहीं था कि ऐसा भी कोई डिसरप्शन आ सकता है, पर अगर वो आया तो भी हमारे पास में एक ऐसा कागज, एक ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे हम उस डिसरप्शन को रोक पाए और बिजनेस को फटाफट से वापस चालू कर पाए। इट कैन बी टेलर्ड टू स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट का बीसीपी अलग होगा, ह्यूमन रिसोर्स का बीसीपी अलग होगा और मार्केटिंग डिपार्टमेंट का बीसीपी अलग होगा। बिजनेस कंटिन्यूटी के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, सबसे पहले आपको बिजनेस कंटिन्यूटी की एक स्ट्रेटेजी बनानी है, ऑर्गेनाइज करना है स्ट्रक्चर स्किल्स में, एप्लीकेशन करना है सॉफ्टवेयर हाई अवेलेबिलिटी, प्रोसेस के ऊपर जैसे क्रिटिकल जो बिजनेस आईटी प्रोसेस होती है, जैसे हम चाहते हैं कुछ भी क्यों ना हो जाए बैंकिंग खराब नहीं होना चाहिए, बैंकिंग प्रोसेस क्या मानेंगे, लीगल बिजनेस। इसके अलावा टेक्नोलॉजी, सिस्टम नेटवर्क इंडस्ट्री टेक और फैसिलिटी, डिजास्टर रिकवरी साइट इफ प्राइमरी इज डिस्ट्रॉयड। आपके पास में एक एडिशनल ऑफिस हमेशा अवेलेबल होना चाहिए कि अगर बिजनेस बंद हुआ तो हम क्या बोलेंगे कि भैया कोई बात नहीं, यहाँ पर कोचिंग नहीं लग पा रही तो कहाँ लगा लो, गुरुकुल में लगा लो। तो एक कैंपस अपने पास में और अवेलेबल होना चाहिए कि भैया अगर कोई दिक्कत आई, बिजनेस बंद नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूटी में चलते रहना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है अगर आप एक बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान बनाना चाहते हैं। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान की स्टेप्स क्या क्या होंगी, सबसे पहला, असेंबल अ बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट टीम। आपको क्या बनानी पड़ेगी, एक बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेज करने की एक टीम जो है वो बनानी पड़ेगी। कोई कॉन्टेक्ट लिस्ट क्रिएट करो की, जैसा अपन ने क्राइसिस मैनेजमेंट किया था वैसा ही। दूसरा, इंश्योर करो एम्प्लॉय की सेफ्टी एंड वेलबिंग। हमेशा बिजनेस कंटिन्यूटी में ध्यान रखना है कि एम्प्लॉय के साथ में कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉय की सेफ्टी का ध्यान, प्रायोरिटाइज सेफ्टी, इनेबल रिमोट और फ्लेक्सिबल वर्क। काम ऐसा होना चाहिए कि एम्प्लॉय चाहे तो वो घर से भी उसे कभी भी कर पाए। इंश्योर कम्युनिकेशन चैनल वर्क इवन इफ वाईफाई इज डाउन। आप कोई ऐसा तरीका बना करके रखिए कि अगर इंटरनेट नहीं है, वाईफाई बंद हो गया, तो भी आपके बीच में कम्युनिकेशन जो है वो होते रहना चाहिए। जैसे अगर आज की तारीख में अपन बात करें तो बीच में जो टेलीग्राम बंद हुआ था, 2 दिन टेलीग्राम, 3 दिन टेलीग्राम बंद हो गया, तो हम कितनी दिक्कत में आ चुके थे। वो तो अच्छा हुआ कि कम्युनिकेशन कैसे हुआ, क्लास प्लस की एप्लीकेशन से मैसेज भेज दिया और बच्चों ने देख लिया, पर कम्युनिकेशन का चले जाना बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको ला सकता है। तो आपके बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान में ये होना चाहिए कि उस दौरान कम्युनिकेशन कैसे किया जाएगा। तीसरा, अंडरस्टैंड द रिस्क, कंडक्ट बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस टू आइडेंटिफाई द थ्रेट टू फाइनेंस ऑपरेशन सप्लाई चेन रेपुटेशन एंड एम्प्लॉयज। आपको क्या करना है, आपको ढूंढना है कि कौन कौन सी रिस्क जो है वो आ सकती है और कौन कौन सी रिस्क के अगेंस्ट में अपने को बिजनेस कंटिन्यूटी का ध्यान रखना पड़ेगा। इम्प्लीमेंट रिकवरी स्ट्रेटेजी, प्लान हाउ टू रिज्यूम द वर्क, काम वापस से कैसे चालू किया जाएगा। मीट द डिमांड इफ फैसिलिटीज आर डैमेज, इनेबल रिमोट और ऑल्टरनेट लोकेशन।
टेस्ट, रीटेस्ट एंड इम्प्रूव। बार बार अपने बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान को क्या करते रहिए, टेस्ट करते रहिए। अब बीसीपी इज नेवर फिनिश्ड। 88% ऑफ द कंपनी टेस्ट टू फाइंड द गैप, 63% टेस्ट टू वैलिडेट द प्लान। आपने एक बार अगर प्लान बना लिया, इसका ये मतलब नहीं कि बन गया तो अब आराम से बैठ जाओ। उस प्लान को टेस्ट करते रहो और उसमें इंप्रूव करते रहो। जब जब आपको जरूरत पड़ेगी वो प्लान आएगा इन फोर्स, और आपको पता चलेगा कि अरे प्लान में 4 चीजें कम थी, तो उन 4 चीजों को अगली बार के लिए सही कर दिया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? सीएमपी, क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान। क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान आई थिंक अपन ने टॉपिक नंबर 13 के अंदर भी इसके बारे में डिस्कशन किया था। क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान, क्राइसिस मैनेजमेंट के बारे में अपन ने बात कर रखी है कि कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसा होता है कि एकदम से आपका बिजनेस को बंद हो जाता है। तो उस बंद हुए बिजनेस को वापस से कैसे चालू करेंगे? कि भैया आग लग गई, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक हो गया, तो बिजनेस कुछ समय के लिए बंद हो सकता है। हमें वापस से बिजनेस फटाफट से चालू करना है। अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ बीसीपी फोकसिंग ऑन प्रोसीजर फॉर डीलिंग विद अ क्राइसिस, जैसे पीआर क्राइसिस, सेफ्टी इमरजेंसी। तो क्राइसिस मैनेजमेंट का एक प्लान अपने पास में होना चाहिए। फाइनेंस मैनेजर का रोल क्या होगा? कि वो फाइनेंशियल रिस्पॉन्स देखे, वो इंश्योर करे कि अपने पास में पैसों की कमी क्राइसिस के दौरान ना आए। मार्केटिंग मैनेजर का काम क्या है? वो इमेज मैनेज करे और रेपुटेशन मैनेज करे। अगर मार्केट में कुछ अफवाह चल रही है, जैसे हो सकता है कि आप जहाँ पर काम कर रहे हैं वहां पर एकदम से आग लग गई। आग लगने पर बहुत सारे लोग स्पेकुलेशन लगा सकते हैं कि यार ये हुआ वो हुआ, क्या तो वो हुआ वो हुआ। आपका काम क्या है? फटाफट से एक प्रेस ब्रीफिंग दे और बोल दे कि हमारे कैंटीन में जो गेस्ट था, वो गेस्ट टंकी में गेस्ट था, उसको जैसे कुछ आग उठी पर हमने उसे 1 घंटे में काबू पा लिया और किसी को कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा जब आप आकर के बोलेंगे तो वो जो स्पेकुलेशन मार्केट में चल रहे हैं वो फटाफट से क्या हो जाएंगे? बंद। और ऐसा ही गवर्नमेंट करती भी है। गवर्नमेंट भी क्या करती है? फटाफट से स्पेकुलेशंस को क्लियर करती है। एचआर मैनेजर का काम क्या होगा? वो चेक करेगा, लोगों से बात करेगा कि उन्हें तो इस क्राइसिस में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कि सैलरी नहीं रुकनी चाहिए, उनके बेनिफिट नहीं रुकने चाहिए, उनके कंप्लाइंसेस पूरे के पूरे होने चाहिए। क्राइसिस मैनेजमेंट की जरूरत क्यों है? क्योंकि क्राइसिस मैनेजमेंट इंडिविजुअल को प्रिपेयर करता है कि वो एडवर्स कंडीशंस को क्या कर पाए? फेस कर पाए। इट हेल्प द एम्प्लॉय एडजस्ट टू सडन चेंजेस। जब से भी 5 दिन पहले ये फायर सेफ्टी वाला प्रोग्राम हुआ था ना बाहर, क्यों हुआ? हम ये थोड़ी चाहते हैं कि आग लगे, पर हम क्या करना चाह रहे हैं? टीम को प्रिपेयर करना चाहते हैं कि अगर ऐसा कुछ एडवर्स कंडीशन आई तो आप उसे क्या कर पाए? फेस कर पाए। इट हेल्प द एनालाइज कॉजेस एंड द कॉप। आपको पता चलता है क्यों ऐसा हो सकता है और कैसे इसे कम किया जा सकता है। जब आप उसके बारे में बात करोगे तब इट हेल्प द मैनेजर डिवाइस स्ट्रेटेजी एंड डिसाइड फ्यूचर एक्शन। फ्यूचर एक्शन को डिसाइड किया जा सकता है। इट हेल्प द डिटेक्ट अर्ली वार्निंग साइन एंड टेक द प्रिकॉशन। आपको पहले से ही पता चल जाएगा। जैसे फायर मैनेजमेंट के जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं या जो फायर अलार्म होते हैं, ये अपन क्यों लगाते हैं? जैसे अभी बाहरी जो फायर सेफ्टी के जो इन्होंने लगा रखे हैं, ये क्यों लगाए? वो इसीलिए लगाए हैं ताकि ऐसा कोई क्राइसिस आए ही ना। पर ये आपको पता कब चला? जब आपने क्राइसिस मैनेजमेंट के बारे में बात करी तब। आप ऐसा बोल दो कि नहीं आग लगने की रिस्क है ही नहीं, तो फिर बात ही खत्म हो जाएगी। फिर कोई क्राइसिस मैनेजमेंट का प्लान भी नहीं आएगा, आपको अर्ली वार्निंग साइन भी नहीं मिलेंगे और आप कोई प्रिकॉशन भी नहीं ले पाओगे। इसेंशियल फीचर क्या है? एक्टिविटी टू एनालाइज द इवेंट लीडिंग टू क्राइसिस। आपका काम है सबसे पहले ये पता करो कि वो कौन सी एक्टिविटी है जिसकी वजह से क्राइसिस हो सकता है। जैसे कि किसी गलत ईमेल पर क्लिक करने से आपका कंप्यूटर सिस्टम हैक हो सकता है। तो एक्टिविटी क्या है, इवेंट क्या है? किसी अनऑथोराइज लिंक पर क्लिक करना, इसकी वजह से क्राइसिस कौन सा आ सकता है? सिस्टम का हैक हो जाना, डेटा ब्रीच हो जाना। इनेबल इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू कल्चरल चेंजेस रिक्वायर इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। ध्यान रखना, क्राइसिस को सही करने के लिए क्या करना पड़ता है? एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट से बात करनी है। क्राइसिस के दौरान एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से लड़ाई नहीं रख सकता। सबको अपनी पर्सनल लड़ाई भूल करके क्या करना पड़ेगा? एक साथ काम करना पड़ेगा। डिमांड इफेक्टिव एम्प्लॉय कम्युनिकेशन ड्यूरिंग टफ टाइम। क्राइसिस के दौरान सभी एम्प्लॉय को कोऑर्डिनेशन सही तरीके से करना है। एक केस स्टडी दी है कौन सी? यस बैंक की। यहाँ पर भी यही दिया हुआ है कि यस बैंक के अंदर बहुत सारे एनपीएस बढ़ गए थे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने लोन देने से पहले एडिक्वेट कोलेटरल नहीं देखा, इन्होंने चेकिंग अच्छे से नहीं की। जिस बोरोवर को हाई रिस्क थी उस बोरोवर को भी इन्होंने क्या कर दिया? लोन दे दिया। अब ऐसा सब कुछ करोगे तो बैंक तो डूबेगी सही ना। और एक समय पर जो इंडिया की 5th लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक हुआ करती थी, उसका आज की तारीख में 49% स्टेक किसके पास जा चुका है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास में जा चुका है। ध्यान रखना, यस बैंक की क्राइसिस यहाँ पर भी हम लोग पढ़ते हैं और सीएमएडीडी के चैप्टर नंबर 5 में भी इसे वापस से कवर अपन लोगों ने करा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट आता है डीआरपी का। डीआरपी माने क्या? डिजास्टर रिकवरी प्लान। देखो डिजास्टर का मतलब क्या होता है? कि एकदम से कुछ हो गया। अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान,
आपको ऐसा लग सकता है अभी कि क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान, सुनो, क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान और डिजास्टर रिकवरी प्लान, ऐसा लग सकता है यार ये तीनों टॉपिक एक जैसे हैं। पर अभी थोड़ी देर बाद अपन इनका डिफरेंस पढ़ेंगे तो वहां पर तीनों के रोल क्या होते हैं वो अलग अलग क्लियर हो जाएंगे, तो आपको बिल्कुल क्लियर रहेगा कि ये क्या करता है, ये क्या करता है, और ये, और वो डिफरेंस पढ़ने के बाद और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। पर उसके पहले क्या पढ़ते हैं अपन, डिजास्टर रिकवरी प्लान में आता क्या है, देखो। अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड का मतलब क्या होता है, कंप्लीट, हॉलिस्टिक। अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान आउटलाइनिंग प्रोसीजर टू रीस्टोर क्रिटिकल ऑपरेशन एंड सर्विसेज आफ्टर अ डिजास्टर। डिजास्टर तो हो चुका है, फ्लड आना था, आ चुका है, कंप्यूटर सिस्टम हैक होना था, हो चुका है, उसके बाद क्या, कभी तो बिजनेस वापस से चालू करना ही पड़ेगा ना, तो उसके बाद का प्रोसीजर कहां पर दिया हुआ है, डिजास्टर से रिकवर करने का प्लान, डिजास्टर रिकवरी प्लान। गोल क्या है, क्विक इफेक्टिव रिकवरी टू द नॉर्मल ऑपरेशन, अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एंड बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग। डिजास्टर रिकवरी प्लान किसका पार्ट माना जाता है, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान का ही पार्ट माना जाता है। एक डिजास्टर रिकवरी प्लान के अंदर कितनी चीजें आती है, व्हाट आर द एलिमेंट्स इट कवर्स। सबसे पहला, एक डिजास्टर रिकवरी टीम बनाओ जिसके अंदर कुछ मेंबर्स होंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कंटेंट होगी। जैसे कि अगर यहाँ पर क्या हुआ, डिजास्टर कुछ भी आया, तो डिजास्टर रिकवरी टीम के अंदर कौन होंगे, विशाल सर जो मैनेजर है वो, विशाल भैया जो जनरल मैनेजमेंट देखते हैं वो, शुभम सर जो आईटी देखते हैं। इन लोगों को क्या बोलेंगे कि आप डिजास्टर रिकवरी टीम का पार्ट है, कि कुछ भी डिजास्टर आया तो आपको फटाफट से क्या करना है, एक्शन ये वाला लेना है। आइडेंटिफाई एंड असेस द डिजास्टर रिस्क, पहले से ही पता कर लो कि कौन कौन से डिजास्टर आ सकते हैं, नेचुरल डिजास्टर कौन से हैं, मैनमेड डिजास्टर कौन से हैं, टेक्नोलॉजी रिलेटेड डिजास्टर कौन। जैसे कि अगर कोई इंसान बुद्धि वाला होगा तो वो क्या बोलेगा कि जहां पर कैंटीन है, कैंटीन के पास में क्या रखना है, अपने को एक फायर एक्सटिंग्विशर रखना है। क्यों, क्योंकि वो एक ऐसा एरिया है जहां पर आग आसानी से लग सकती है, वहां पर गैस यूज हो रहा है, हाँ या ना। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि नेचुरल डिजास्टर कौन सा आ सकता है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि मेन मेड डिजास्टर कौन सा आ सकता है। जैसे कि जो कोचिंग्स उसमें चलती है, गोडाउन्स में चलती है, बेसमेंट में चलती है, तो बेसमेंट में अगर आपकी कोचिंग चल रही है तो ऐसे केस में आपको ये पहले से ही पता होना चाहिए कि देखो आज सुबह से बारिश आ रही है, अगर बारिश ऐसी 2 घंटे तक और आती रही तो पानी कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, और क्लास में जो बच्चे हैं उनको क्या दिक्कत आ जाए। तो ऐसे केस में ये आपको पहले से असेस करना है कि अगर पानी कंटिन्यू आते जा रहा है तो या तो आप उसका कोई मेजर लीजिए या फिर उस समय पर उस दिन की क्लास ऑफ कर दो। तो इसे अपन क्या कहेंगे, डिजास्टर रिकवरी प्लान का पार्ट, दैट इज असेसमेंट ऑफ द डिजास्टर रिस्क। तीसरा क्या है, डिटरमाइन क्रिटिकल एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट एंड रिसोर्सेज। डिजास्टर रिकवरी के दौरान कौन कौन सी एप्लीकेशन मतलब सॉफ्टवेयर की जरूरत आपको पड़ेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, और कौन कौन सी रिसोर्सेज का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। फोकस ऑन द शॉर्ट टर्म सर्वाइबिलिटी, कैश अपने पास में होना चाहिए, रेवेन्यू अपने पास में होना चाहिए। स्पेसिफाई द बैकअप एंड ऑफ साइट, आपके पास में कोई दूसरी जगह होनी चाहिए जहां पर बिजनेस को कंटिन्यू किया जा सके, आपके पास में बैकअप होना चाहिए। जैसे कि समय समय पर जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, वो क्या करती है, उनका सिस्टम होता है कि हर सैटरडे के दिन इवनिंग में हमें क्या करना है, सारे के सारे सिस्टम्स का बैकअप जो है वो लेना है और किसी गूगल ड्राइव पर स्टोर करना है, किसी हार्ड डिस्क पर स्टोर करना है, और उसे किसी दूसरी जगह पर रखा जाएगा। तो व्हाट, तो बैकअप कौन लेगा, क्यों लेगा, कैसे लेगा, कहां पर रखा जाएगा, ये सब कुछ आपके डिजास्टर रिकवरी प्लान के अंदर लिखा हुआ होना चाहिए। और टेस्ट एंड मेंटेन द डीआरपी, डीआरपी का मतलब क्या, डिजास्टर रिकवरी प्लान जो एक बार बना लिया, बना करके भूलना नहीं है, उसे चेक करते रहो कि जो बनाया है वो इफेक्टिव भी है या नहीं। कंटिन्यूअल प्रोसेस, रूटीनली टेस्ट एंड अपडेट फॉर चेंजिंग द रिस्क। अब वो जो टॉपिक की मैं बात कर रहा था वो, कि बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, क्राइसिस मैनेजमेंट और डीआरपी, हमें ऐसा लग सकता है कि ये तीनों सेम है, बट एक्चुअली में ये तीनों सेम नहीं, तीनों में अंतर है, तीनों में स्टेजेस का अंतर है, कि कौन सा पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, और कौन सा लास्ट में आएगा। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान ओवर आर्किंग फ्रेमवर्क है टू मेंटेन क्रिटिकल ऑपरेशन ड्यूरिंग और आफ्टर डिसरप्शन। ओवर आर्किंग का मतलब पता है क्या होता है, डोमिनेटिंग, बड़ा फ्रेमवर्क है जो क्या करता है, क्रिटिकल ऑपरेशंस को कंटिन्यू करता है, कब, जब डिजास्टर आया तब, डिजास्टर के दौरान और डिजास्टर के बाद, बराबर। क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान क्या करता है, जिस समय पर डिजास्टर है, डिजास्टर को कम कैसे किया जाए, उसकी इम्पैक्ट को कम कैसे करें, वो कौन करेगा, क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान। और डिजास्टर चला गया, क्राइसिस चली गई, क्राइसिस के बाद वापस से बैक टू नॉर्मल कैसे होंगे, वो कौन बताएगा, डीआरपी, डिजास्टर रिकवरी प्लान। समझ में आया क्या, वापस बोलता हूँ, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान तो पूरी प्रोसेस है कि अभी नॉर्मल स्टेज है,
कोई डिजास्टर नहीं, कोई क्राइसिस नहीं। अगर डिजास्टर आया तो उस समय पर बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान आपको कवर करेगा। डिजास्टर चल रहा है तो बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान कवर करेगा। और डिजास्टर खत्म होने के बाद में भी ये जो है वो प्लान कंटिन्यू करते रहते हैं। उसी के अंदर कौन काम करता है? सीएमपी, क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान। और इसका काम बिल्कुल स्पेसिफिक है। ये कब एक्टिव होता है? जिस समय पर डिजास्टर आता है, क्राइसिस आती है, उस समय पे इसका काम है क्राइसिस के इम्पेक्ट को कम से कम करना। और तीसरे नंबर पर कौन सा आता है? डीआरपी। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि सीएमपी हमें ये भी बताता है कि डिजास्टर के दौरान हमें करना क्या है, कैसे डिजास्टर को कम किया जाएगा। और डीआरपी क्या बताता है? डिजास्टर खत्म होने के बाद वापस से बैक टू नॉर्मल कैसे हुआ जाए। तो इन अ क्राइसिस, बीसीपी गिव्स द क्राइसिस टीम अ रोड मैप, डीआरपी गाइड द रिकवरी। तो बीसीपी वाले क्या बताते हैं? रोड मैप, किस क्राइसिस मैनेजमेंट टीम को क्या करना है। और डीआरपी वाले उन्हें क्या करते हैं? रिकवरी देते हैं कि किस तरीके से आपको ये काम करना है। टुगेदर दे इंश्योर ऑपरेशन कंटिन्यू एंड द फर्म रिकवर क्विकली। हम उस समय पे बिजनेस बंद भी नहीं करना चाहते, पर हम चाहते हैं कि वापस से बिजनेस कैसा जाए? बैक टू नॉर्मल आ जाए। तो बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान और डिजास्टर रिकवरी प्लान, फोकस क्या होता है? क्रिटिकल ऑपरेशंस को कंटिन्यू करना, क्राइसिस मैनेजमेंट में क्राइसिस के इवेंट को हैंडल करना, और डीआरपी में सिस्टम को वापस से रीस्टोर करना। स्कोप इसका सबसे बड़ा है, ब्रॉडेस्ट है, क्योंकि ये पूरे बिजनेस पर लगता है। क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान तो सिर्फ स्पेसिफिक क्राइसिस को हैंडल करता है, और डिजास्टर रिकवरी सिर्फ क्रिटिकल फंक्शंस को वापस से रिकवर करने में मदद करता है। टाइमिंग क्या है? बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर। इसका सिर्फ ड्यूरिंग और इसका सिर्फ आफ्टर, जो मैंने एग्जांपल में बोला था वही बात। गोल क्या है? हमें बिजनेस बंद नहीं करना है, मिनिमल डिसरप्शन के साथ में काम करना है। सीएमपी का काम क्या है? ऑर्गेनाइज और इफेक्टिव रिस्पांस उस समय पर दिया जाए जिस समय पर क्राइसिस आया। जैसे कोचिंग में आग लग गई, तो क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान क्या करेगा? सबसे पहले क्लासेस को बंद करेगा, फायर डिपार्टमेंट को कॉल करेगा और सारे बच्चों को क्या बोल देगा कि आज की छुट्टी, घर चले जाओ। हाँ या ना? तो ये क्या होगा? क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान जो ड्यूरिंग द क्राइसिस काम करता है। और डिजास्टर रिकवरी प्लान क्या करेगा? क्विक रिटर्न टू नॉर्मल, कि कल की तुम्हारी क्लास डिस्टर्ब ना हो, इसलिए फटाफट से यहाँ पर चीजों को सही कर दिया जाएगा वापस। नेक्स्ट तरह की रिस्क आती है कौन सी? साइबर रिस्क मैनेजमेंट। अगर तुम्हें ध्यान हो तो जब चैप्टर पढ़ने चालू किया था तो मैंने बोला था कि रिस्क भी इवॉल्व हुई है जैसे जैसे ह्यूमैनिटी इवॉल्व हुई है। जब कंप्यूटर ही नहीं था तो कंप्यूटर में वायरस की रिस्क भी नहीं थी। जब कंप्यूटर ही नहीं था तो कंप्यूटर हैक होने की रिस्क भी नहीं थी। पर क्योंकि आजकल हम कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि आजकल हम इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं, तो उनसे जुड़ी हुई रिस्क भी हमें मैनेज करनी पड़ती है। और साइबर वर्ड ही मतलब क्या होता है? कंप्यूटर और इंटरनेट से रिलेटेड। तो कंप्यूटर अगर आप यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप यूज कर रहे हैं, इंटरनेट आप यूज कर रहे हैं, तो उसको यूज करने के बाद में जो खतरा, जो रिस्क आपको आ सकता है, उसे कैसे मैनेज किया जाएगा। विद द राइजिंग अटैक, an active risk assessment method is needed to deploy security measures protecting financial asset, information database and intellectual property. साइबर सिक्योरिटी रिस्क मैनेजमेंट की हिस्ट्री दी हुई है, ये अपने किसी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा काम की नहीं। तुम लोग चाहो तो एक बार इसे बाद में रीड कर सकते हो। ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा, इसको 2 मिनट बाद देखते हैं अपन कि इसमें अंदर क्या दिया हुआ है, क्योंकि अपन ने साइबर रिस्क चालू कर दिया है तो पहले ये पढ़ लेते हैं। साइबर रिस्क मैनेजमेंट की जरूरत क्यों है? देखो, with rising infection and attack scenario, organization must understand vulnerability and threat landscape। क्योंकि आप आजकल रोज कंप्यूटर यूज करते हो, रोज आजकल इंटरनेट यूज करते हो, तो ऐसे केस में आपके पास में क्या होना चाहिए? साइबर रिस्क को मैनेज करने का अवेलेबल होना चाहिए। एन एक्टिव रिस्क असेसमेंट मेथड इज नीडेड टू डिसाइड हाउ बेस्ट टू डिप्लॉय द सिक्योरिटी मेजर्स एंड सेफगार्ड फाइनेंशियल एसेट, इंफॉर्मेशन डेटाबेस और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। For an effective short-term and long-term protection plan, consultation with the legal advisor and insurance carrier is necessary। आप इस रिस्क को मैनेज करने के लिए भी क्या कर सकते हैं? इंश्योरेंस सर्विस एडवाइजर से बात जो है वो कर सकते हैं। द कोर मॉडर्न ट्रुथ, मैनेजिंग साइबर रिस्क अक्रॉस एन एंटरप्राइज इज हार्डर देन एवर। सबसे मुश्किल जो रिस्क को मैनेज करना है वो कौन सी है? साइबर रिस्क है। क्यों? क्योंकि आजकल आपकी कंपनी हर जगह क्या यूज हो रही है? आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जो कंपनी के लोअर लेवल एम्प्लॉय है वो भी गूगल फॉर्म भर रहे हैं। तो ऐसे केस में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चेक करो कि गूगल फॉर्म को कोई छेड़े ना कर दे, नहीं तो एम्प्लॉइज इनपुट अलग डालेंगे और आपके पास में आउटपुट अलग आएगा। तो छोटे से लेवल से आईटी चालू हो रही है और कंपनी का सीईओ भी आईटी यूज कर रहा है, तो ऐसे केस में आईटी रिस्क, साइबर रिस्क को मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
एक टॉपिक यहाँ पर दिया हुआ है, क्राइसिस रिस्पॉन्स एंड द रोल ऑफ सीनियर फाइनेंस मैनेजर। देखो, द सीनियर फाइनेंस मैनेजर यूजेस द बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान एज अ रोड मैप टू कीप द क्रिटिकल ऑपरेशन रनिंग ड्यूरिंग अ क्राइसिस एंड टू इंश्योर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सेज ऑर्गेनाइज्ड एंड। वैसे तो अपन ने क्या पढ़ा कि क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान के अंदर बहुत सारी की एक्टिविटीज को ऑपरेटेड रखा जाता है। बहुत सारी जो की एक्टिविटीज क्या करते हैं, कंटिन्यू टू। जैसे कि मान लो एक ऑनलाइन कपड़े बेचने वाली वेबसाइट है, जैसे फ्लिपकार्ट मिंत्रा हो गई। अगर इनको कुछ भी दिक्कत आती है, इनके ऊपर कोई सा भी क्राइसिस आता है, मान लो इनका ऑफिस है नोएडा में, और नोएडा में इनके ऑफिस में पानी घुस गया, इनके ऑफिस में आग लग गई, उसको तो मैनेज करते रहो, पर ध्यान रखना उसकी वजह से आपका कस्टमर के साथ में जो इंटरेक्शन है ओवर द वेबसाइट, उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर कस्टमर उस दौरान कोई अपना सामान रिटर्न कर रहा है, उस समय वो अपना ऑर्डर ट्रैक कर रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ऐसे क्राइसिस के ऊपर, स्पेसिफिक क्राइसिस के ऊपर कुछ कुछ एक्टिविटी इम्पैक्ट नहीं होनी चाहिए। वैसे ही बोला है कि क्राइसिस के दौरान सीएफओ का काम है, सीनियर फाइनेंस मैनेजर का काम क्या है, फाइनेंशियल एक्टिविटी में कोई भी ब्रेक नहीं आना चाहिए। सीनियर फाइनेंस मैनेजर यूजेस द बीसीपी एज अ रोड मैप टू कीप क्रिटिकल ऑपरेशन रनिंग ड्यूरिंग अ क्राइसिस, और वो इंश्योर करता है कि फाइनेंशियल रिस्पॉन्स, मॉनेटरी रिस्पॉन्स जो हम किसी भी रिस्क को दें, वो कैसा हो, ऑर्गेनाइज हो। इसका काम क्या है, सबसे पहले क्राइसिस मैनेजमेंट टीम को एक साथ इकट्ठा करना, प्रायोरिटाइज क्रिटिकल फाइनेंशियल सिस्टम, कौन कौन से फाइनेंशियल सिस्टम हमें ज़रूरत है, कौन सा पैसा आज पे करना है, कौन सा पैसा नहीं पे करना है। ऐसा हो सकता है कि कोई क्राइसिस आपके ऊपर आई हो, तो आप ऐसा बोल दें कि हम जो इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यू करवाने वाले थे, वो इंश्योरेंस पॉलिसी अभी कुछ दिन तक रिन्यू नहीं करवाएंगे। क्यों? क्योंकि हम कुछ सफिशिएंट कैश अपने पास में मेंटेन करना चाहते हैं। ये समय क्राइसिस का है, कैश हमारे पास में होना चाहिए। कोऑर्डिनेट विद द लीगल एंड द रेगुलेटरी टीम एंड वर्क विद द पब्लिक रिलेशन। वर्क विद द पब्लिक रिलेशन का मतलब क्या है कि कंपनी की इमेज भी प्रोटेक्ट आपको ही करना है। मेक श्योर करें कि गलत समय पे, जो क्राइसिस वाला टाइम है, उस टाइम पर कॉम्पिटिटर उसका गलत एडवांटेज ना उठाए, मार्केट में स्पेकुलेशन आपके बारे में नहीं होनी चाहिए। पीसीपी और डीआरपी दोनों एक साथ में काम करते हैं, इधर मैं चाहूँ तो सीएमपी भी लिख सकता हूँ। ये तीनों के तीनों चीजें जो है वो एक साथ काम करती है। इसका रिलेशन अभी थोड़ी देर पहले अपन लोगों ने पढ़ा था। बोलू, क्या यहाँ तक कोई समस्या? नहीं। ये भी पढ़ने की जरूरत नहीं है कि साइबर सिक्योरिटी का इवोल्यूशन किस तरीके से किया गया। ये काम की बात है, ये एग्जाम में आ भी चुका है। हाउ डू यू मेजर साइबर सिक्योरिटी? साइबर सिक्योरिटी रिस्क को कैसे मैनेज किया जाएगा? तो साइबर सिक्योरिटी रिस्क को मैनेज करने का एक 6 स्टेप का प्रोसेस है। सबसे पहला, रिस्क को क्या करना है, आइडेंटिफाई। उसके बाद रिस्क को क्या करना है, एनालाइज। तीसरा, रिस्क को इवेलुएट करो अगेंस्ट द रिस्क एपेटाइट। मतलब क्या, कि आप कितनी रिस्क बियर कर सकते हो, उसके अगेंस्ट में इवेलुएट करो। प्रायोरिटाइज करो द रिस्क। अपन ने बात करी थी शुरू में भी कि हर रिस्क को मेजर करना या मिटिगेट करना पॉसिबल नहीं, कुछ रिस्क को हम छोड़ देंगे। तो देखो कि कौन से रिस्क का इम्पैक्ट ज्यादा है, जिसका इम्पैक्ट ज्यादा है उसे फटाफट से सही कर दो। डिसाइड द रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स क्या हो सकता है, ट्रीट, टॉलरेट, टर्मिनेट और ट्रांसफर। जैसे अपन ने शुरू में बात करी थी, ट्रांसफर करना, रिड्यूस करना, शेयर करना, मिटिगेट करना, वही बात यहाँ पर भी लिखी। एंड देन मॉनिटर एंड रिव्यू। मैं फिर यही बोल रहा हूँ, ये सबसे अच्छा रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस मुझे लगता है जो किसी भी रिस्क के अंदर लिखा जा सकता है। वो क्राइसिस मैनेजमेंट का भी पूछेंगे तो भी ये लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, वो डिजास्टर रिकवरी का पूछें तो भी ये लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि सबका रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस दिया हुआ है। पर सबका रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस पढ़ना इतना आसान बात नहीं। और याद कैसे करेंगे अपन, मैंने तो सारे पढ़ा दिए, पर याद कर पाएंगे क्या? नहीं। ऐसे केस में क्या कर लो, एक जनरल जो है वो सभी का याद कर लो। साइबर सिक्योरिटी मेजर्स, आईटीयू क्लासिफिकेशन। देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन। उन्होंने साइबर सिक्योरिटी को 5 कैटेगरी के अंदर बांटा है। इसके ऊपर एग्जाम में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना। इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने साइबर सिक्योरिटी को 5 भागों में बांट दिया है। सबसे पहला कौन सा, लीगल। लीगल नाम से ही पता चलता है तो किससे रिलेटेड है, लेजिस्लेशन और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से रिलेटेड है। मतलब किससे रिलेटेड है, लॉ से रिलेटेड। दूसरा कौन सा, टेक्निकल, जिसके अंदर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर टूल्स को यूज किया जाता है, मतलब टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है ताकि सब तरह के अटैक को रिस्पॉन्ड किया जा सके। तीसरा, ऑर्गेनाइजेशनल, जहां पर प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनी नेशनल इनिशिएटिव और पॉलिसी है। कैपेसिटी बिल्डिंग, जहां पर लोगों को आप एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, सेमिनार ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, वो कैपेसिटी बिल्डिंग के अंदर आएगा। और जब आप किसी दूसरे स्टेक होल्डर के साथ पार्टनरशिप करते हैं, जैसे किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई, आप वो पॉलिसी को इंप्लीमेंट करवाने में मदद कर रहे हैं, तो वो कॉपरेशन के अंदर आएगा। ध्यान रखना, इसका एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ऑल्दो अभी तक आया नहीं। फिर
यहाँ पर एक क्वेश्चन क्वेश्चन तो नहीं, है केस स्टडी दी हुई है टाटा स्टील की। केस स्टडी पढ़ने से अपने को कोई मतलब नहीं है, पर इसके अंदर कुछ ऐसा कंटेंट दिया है जो आगे स्टडी मटेरियल में कवर नहीं किया है। जैसे कि मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल रिस्क क्या है, रेगुलेटरी रिस्क क्या है, ऑपरेशनल रिस्क क्या होती है, मार्केट रिलेटेड रिस्क क्या होती है, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क क्या होती है। तो फैक्ट ऑफ द केस पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर ये इनके अंदर की जो बातें लिखी है इसे रीड किया जा सकता है। एक बार एग्जाम में इसको पूछा हुआ भी है। और इसके बाद में सिर्फ पीछे क्या चल रही है, सारी केस स्टडीज ही चल रही है। मारिको की केस स्टडी है और अलग अलग तरह की केस स्टडीज यहाँ पर दी हुई है। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा था, पर चैप्टर 20 मार्क्स का वेटेज रखता है एग्जाम के अंदर। एक बार फटाफट से देखते हैं ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट है इसमें से कैसे क्या पूछे हुए हैं। 2 मिनट के अंदर अंदर अपन इसको कवर कर लेंगे अभी हाल। देखो, अगर मैं क्वेश्चन तुमको दिखाऊं तो क्वेश्चन पूछा हुआ है एक बार एग्जाम में कि रिस्क मैनेजमेंट और इंटरनल कंट्रोल के बीच में क्या लेना देना है। रिस्क मैनेजमेंट और इंटरनल कंट्रोल के बीच में क्या रिलेशनशिप है। फिर एक बार क्वेश्चन पूछा है रिस्क रजिस्टर का, कि रिस्क रजिस्टर में रिस्क को किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। 5C इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनल ऑडिट, कि इंटरनल ऑडिट किस तरीके से किया जाता है, वो उसके क्या फायदे होते हैं। ईएसजी रिस्क असेसमेंट, टॉपिक नंबर 14 अपन लोगों ने पढ़ा था, जहां पर लिखा हुआ है कि ईएसजी के रिस्क को कैसे एनालाइज किया जाएगा और क्यों एनालाइज किया जाएगा। इसके अलावा इंटरनल ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये भी एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। रिस्क एनालिसिस का मतलब क्या, और सोर्सेस ऑफ थ्रेट, कि भैया ह्यूमन, ऑपरेशन, रेपुटेशन, प्रोजेक्ट, ये सब कुछ रिस्क है। ऑपरेशनल रिस्क और उसके चैलेंजेस दिए हुए हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्क मैनेजमेंट है। तो टॉपिक अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चंस आप पाएंगे कि सारे के सारे क्वेश्चंस कैसे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पूछे हुए नहीं है, तो कंपेरेटिवली आसान चैप्टर है। और बस थोड़ा बहुत याद कर लेंगे तो 20 मार्क्स इसके अंदर बहुत आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी की बातें करते हैं फिर किसी अगले रिविजन वीडियो। टिल देन बाय बाय।